और अब हम बात करने वाले हैं पॉलीसेकेराइडों की। हमने पहले मोनोसेकेराइडों की बात की, फिर हमने ओलिगोसेकेराइडों की बात की। अब हम आते हैं पॉलीसेकेराइड पर, जिनका एक और नाम होता है ग्लाइकेन। क्या होता है पॉलीसेकेराइड? अनेकों मोनोसेकेराइड इकाइयों के बने हुए बहुलक होते हैं। अनेकों में कितनी? 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। ये जल में अघुलनशील होते हैं तथा स्वाद में मीठे नहीं होते बच्चों। इसका मतलब बच्चों, हम पॉलीसेकेराइडों को शर्करा नहीं कह सकते, क्योंकि शर्करा कैसे होते हैं? स्वाद में मीठे होते हैं, ठीक है, उनका आणविक भार निम्न होता है। तो एक सिंपल सी बात ध्यान रखें बच्चों, पॉलीसेकेराइड भी तो कार्बोहाइड्रेट है। तो हम कह सकते हैं सभी शर्करा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, किंतु सभी कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं होते। क्यों? क्योंकि पॉलीसेकेराइड भी तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये स्वाद में मीठे नहीं होते, ये शर्करा नहीं होते। सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा। अब सभी पॉलीसेकेराइड जो है अनपचायक होते हैं। अभी हमने देखा सभी पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? अनपचायक। फिर मैंने आपको बताया लंबी श्रृंखला जो होगी उसमें एक सिरा कैसा होगा? अपचायक, दूसरा कैसा होगा? अनपचायक, है ना। तो जिस तरह से लिखने का तरीका होता है, हम जैसे ग्लूकोज को बनाते हैं सामान्य तौर पे, ग्लूकोज को हम ऐसे बनाते हैं अक्सर, तो यहां पर ये जो कार्बन है फर्स्ट, ये वाला सिरा जो अंत में आएगा ये होगा रिड्यूसिंग, और ये वाला सिरा जो जैसा फोर्थ कार्बन होता है वो क्या होगा? नॉन रिड्यूसिंग। यानी एक सिरा कौन सा देखें, बायां सिरा कैसा होगा? अनपचायक, ये वाला, और दायां सिरा जो है वो कैसा होगा? अपचायक। सिंपल सी बात, एनसीईआरटी की लाइन है आपके, ध्यान रखिएगा। अब कार्य के आधार पर अगर हम बात करें बच्चों, तो पॉलीसेकेराइडों को हम पोषक या संरचनात्मक आधार पर इसको डिवाइड कर सकते हैं। पोषक पॉलीसेकेराइडों के उदाहरण हो जाएंगे स्टार्च तथा ग्लाइकोजन। स्टार्च पादपों में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य संचित रूप है, ग्लाइकोजन जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य संचित रूप है। संरचनात्मक के एग्जाम्पल हो जाएंगे सेल्यूलोज तथा काइटिन। सेल्यूलोज पादप कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है, जबकि काइटिन कवक कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। अब हम संरचना के आधार पर भी, यानी अणु की संरचना कैसी है उसके आधार पर हम इनको दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, सम पॉलीसेकेराइड तथा विषम पॉलीसेकेराइड। सम यानी एक समान, विषम यानी भिन्न भिन्न। तो सम पॉलीसेकेराइड वे होते हैं जो एक ही प्रकार के मोनोमर से मिलकर बने होते हैं, जबकि विषम पॉलीसेकेराइड भिन्न भिन्न प्रकार के मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण हम आगे वन बाय वन सारे डिस्कस करेंगे। सम पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हो जाएंगे सेल्यूलोज, काइटिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन, डेक्स्ट्रोइन। यहां पर इसके एग्जांपल हो जाएंगे विषम पॉलीसेकेराइड के हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन, हिपैरिन, पेक्टिन तथा हेमीसेल्यूलोज। आइए वन बाय वन देखते हैं सभी को। सबसे पहले सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है? ये रेखीय अशाखित बहुलक होता है, बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों का बना हुआ, जो आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से बनी होती है। और कितनी ग्लूकोज इकाइयां इसमें हो सकती हैं? 6000 से लेकर के 10,000 तक हो सकती हैं। रेखीय होता है, रेखीय यानी स्ट्रेट चेन। ये ऐसे रेखीय मतलब उसमें दो सिरे होंगे, एक को हमने बोल दिया लेफ्ट एंड और एक को बोल दिया राइट एंड, सिंपल। अशाखित यानी इसमें से कोई शाखाएं नहीं निकली हुई है, ये ऐसे। अगर ऐसे शाखाएं निकली होती बच्चों, ऐसे शाखाएं नहीं होती इसमें, कैसा होता है? अशाखित। अशाखित का सिंपल सा मतलब ये ऐसे, अशाखित, कोई शाखाएं इसमें नहीं होती है, अशाखित, ठीक है। यहां पर सेल्यूलोज पादप कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। और ये सिंपल याद रखने वाली बातें हैं बच्चों, याद रखिएगा कि कास्ट में, लकड़ी में 50% के लगभग क्या होता है? सेल्यूलोज, जबकि कपास में 90% के लगभग क्या होता है? सेल्यूलोज। सिंपल सिंपल सी याद रखने वाली बातें हैं ये। अब पादप जगत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे? सेल्यूलोज। पूरी पृथ्वी पर पूछे तो ग्लूकोज, पादप जगत में पूछे तो सेल्यूलोज। इसका उपयोग कृत्रिम रेशे यानी रेयन फाइबर बनाने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा बच्चों, जो प्राकृतिक रेशम होता है वह तो होता है प्रोटीन, वह तो क्या होता है? प्रोटीन। लेकिन कृत्रिम रेशम जिसे कहते हैं रेयन फाइबर, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है, इसकी जो बनावट है ना, वो कैसी होती है? लगभग जो प्राकृतिक सिल्क है वैसी ही होती है, इसलिए इसको बोल देते हैं यहां पर कृत्रिम रेशम। तो कृत्रिम रेशम क्या होता है? सेल्यूलोज के रासायनिक रूपांतरण, केमिकल मॉडिफिकेशन से बनता है, तो हम कह सकते हैं रूपांतरित सेल्यूलोज होता है कृत्रिम रेशम या रेयन फाइबर। कागज भी पौधों की लुगदी से बनता है, और होता क्या है रासायनिक दृष्टि से? सेल्यूलोज ही होता है। कागज भी मुख्य तौर पर क्या है? सेल्यूलोज ही है। फिर बात आती है स्टार्च की। पादपों का मुख्य संचित भोजन किसका बहुलक है? अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों का बहुलक है। और यह स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ नीला रंग देता है बच्चों। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, नीला रंग क्यों देता है? तो ध्यान से सुनिएगा। स्टार्च की जो चेन्स होती हैं बच्चों, वो हेलिकल चेन्स होती हैं स्टार्च की, और इन हेलिकल चेन्स के अंदर जो आयोडीन सॉल्यूशन है, आयोडीन विलेन जो है, उसमें होता है बच्चों पोटेशियम आयोडाइड प्लस आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन विलेन में दरअसल ये आयोडीन और आयोडाइड आयन रिएक्ट करके बना लेते हैं यहां पर I3- जिसे बोलते हैं ट्राई आयोडाइड आयन।
ट्राई आयोडाइड आयन। ये ट्राई आयोडाइड आयन जो है यहां पर इन हेलिकल शेप के अंदर यहां पर कैद हो जाते हैं, यानी कि स्टार्च और आयोडाइड आयन के मध्य क्या होती है? बॉन्डिंग। स्टार्च आयोडाइड आयन के मध्य क्या होती है? बॉन्डिंग होती है, बंध बनता है, जिसकी वजह से कैसा कलर आता है? नीला। जबकि सेल्यूलोज की अगर हम बात करें, सेल्यूलोज की श्रृंखला होती है सीधी, उसका शेप हेलिकल नहीं होता, तो आयोडाइड आयन यहां कैद हो नहीं पाएगा, बॉन्डिंग होगा नहीं, तो सेल्यूलोज यहां पर आयोडीन विलेन के साथ नीला रंग नहीं देता। सिंपल सी बात याद रखिएगा। आयोडीन सॉल्यूशन का नेचुरल कलर होता है ब्राउन। छोटे बच्चों को प्रयोग ऐसे करवाया जाता है, कागज लिया, सफेद कागज, एकदम साफ कागज, उस पे आयोडीन विलेन की 1-2 बूंदे डाली, कैसी दिख रही है? भूरी, ब्राउन कलर, कोई चेंज नहीं। लेकिन अगर हम एक पोटैटो लें, आलू को आधा काटें, उस पर आयोडीन विलेन की 1-2 बूंद डालें, तो कलर आ जाएगा ब्लू या ब्लू ब्लैक। ठीक है बच्चों, ये बता रहा है कि पोटैटो में क्या है? स्टार्च। एक बात और ध्यान रखिएगा, आलू में जो स्टार्च होता है लगभग 20% अमाइलोज होता है, और याद रखने वाली बात है 80% के लगभग अमाइलोपेक्टिन होता है। अब आपको पूछना चाहिए सर ये अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन क्या है, तो समझिए क्या होता है। ये अमाइलोज अशाखित श्रृंखला होती है, जबकि अमाइलोपेक्टिन शाखित श्रृंखला होती है। किसकी? दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स के ही बने हुए हैं। तो यहां पर लगभग 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों से बनी अशाखित श्रृंखला को क्या नाम दिया? अमाइलोज। और लगभग 6000 से 37000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इकाइयों से बनी हुई शाखित श्रृंखला को क्या नाम दिया बच्चों? अमाइलोपेक्टिन। अब क्योंकि ये अशाखित है, तो यहां पर एक ही प्रकार का ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है बच्चों, कौन सा? अल्फा 1,4 लिंकेज। जबकि यहां पर ये अशाखित है और ये शाखित है, तो यहां पर अल्फा 1,4 तो मेन चेन में होगा ही, जहां से शाखा निकलेगी यानी शाखन बिंदु पर कौन सा मिलेगा? अल्फा 1,6। कैसे? वो आगे स्ट्रक्चर आएगा तब आपको बात समझ में आ जाएगी। औसतन यहां पर प्रत्येक 24 से 30 इकाइयों के बाद एक शाखा निकलती है, किसमें? अमाइलोपेक्टिन में। अब देखिएगा अगला आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य संचित भोजन रूप होता है। सबसे ज्यादा यहां पर यकृत तथा मांसपेशी दोनों में ही इसका संग्रह होता है, लेकिन ज्यादा किसमें? यकृत में। तो ये ध्यान रखने वाली बात होगी। इसे जंतु स्टार्च भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों ये वही भूमिका निभा रहा है जो स्टार्च पादपों में निभाता है। इसलिए ग्लाइकोजन की संरचना की बात करें तो ये अत्यधिक शाखित बहुलक है। यानी डिफरेंस क्या बच्चों, बात को समझिएगा। अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन तथा ग्लाइकोजन तीनों किससे बने हुए हैं? अल्फा डी ग्लूकोज से बने हुए हैं। पहली बात, अमाइलोज अशाखित, अमाइलोपेक्टिन तथा ग्लाइकोजन, अमाइलोपेक्टिन तथा ग्लाइकोजन दोनों कैसे हैं? शाखित। फर्क क्या है? शाखाओं की संख्या ग्लाइकोजन में ज्यादा है, किसकी तुलना में? अमाइलोपेक्टिन की तुलना में। बस इतना ही फर्क है। अगली बात देखिएगा, फिर से वही बात, बॉन्डिंग। मुख्य श्रृंखला में, लंबी श्रृंखला में यहां पर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होंगे और शाखित शाखन बिंदु पर 1,6। कैसे? स्ट्रक्चर को ही समझ लेते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसे समझिएगा, सिंपल सी बात। तो देखिए ये ग्लूकोज इकाइयां हैं, इसमें भी एनसीईआरटी ने गलती कर रखी है, हमने सही किया हुआ है। देखिए यहां पर ऑक्सीजन एनसीईआरटी ने दिखाया ही नहीं है, जबकि होना चाहिए, है ना। ये देखिएगा, अब ये फर्स्ट कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये फोर्थ कार्बन। तो लंबी श्रृंखला में कौन से ग्लाइकोसाइडिक बंध नजर आ रहे हैं बच्चों आपको? 1,4 1,4 1,4 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है यहां पर, ये देखिए 1,4। लेकिन शाखन बिंदु पर जहां से शाखा निकलती है, ये देखिए आप, ये लंबी श्रृंखला है और ये शाखन बिंदु, ये ब्रांचिंग पॉइंट, जहां से ये शाखा निकल रही है, यहां पर ये बताया है। इसी को यहां पर बड़ा करके दिखाया गया है यहां पर। ये देखिए, ये ग्लूकोज का ये छठा कार्बन, ये छठा कार्बन, और ये इस इकाई का पहला कार्बन। तो ये पहला और ये छठा, कौन सा बॉन्ड बना? 1,6 अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो याद रखना है आपको, ब्रांचिंग पॉइंट पर यानी शाखन बिंदु पर कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है बच्चों? यहां पर ग्लाइकोजन या अमाइलोपेक्टिन में, दोनों में ही अल्फा 1,6। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों, शाखा के भीतर, ध्यान से सुने, शाखा के भीतर फिर से आपको अल्फा 1,4 ही मिलेगा। पूरा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। देखिएगा यहां पर ये 1 है, तो ये 4 है, और ये फिर से 1 है। गौर किया आपने? तो यहां कौन सा है? 1,4। यहां फिर से कौन सा है? अल्फा 1,4। तो ध्यान से सुने, शाखा के भीतर कौन सा? अल्फा 1,4। मुख्य श्रृंखला में कौन सा? अल्फा 1,4। तो अल्फा 1,6 कहां है? केवल और केवल शाखन बिंदु पर। दैट्स इट। इसके बाद देखिएगा बच्चों, अगली बात यह है, काइटिन की बात आती है। काइटिन क्या होता है? काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड है। किसका बना हुआ है? ग्लूकोज के एक रूपांतरित रूप से बना हुआ है ना। बीटा एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन क्या होता है? ग्लूकोज में एक OH समूह को हटा करके
अमाइन ग्रुप लगा दिया जाता है तो बनता है ग्लूकोजमाइन, फिर उसमें एक एसिटाइल समूह जोड़ दिया जाता है तो बनता है बीटा एन एसिटाइल डी ग्लूकोजमाइन। सरल सी भाषा में इतना सा आपको ध्यान रखना है, बीटा एन एसिटाइल डी ग्लूकोजमाइन ये क्या होता है? ग्लूकोज का रूपांतरित रूप, मॉडिफाइड शुगर कह सकते हैं हम इसे, रूपांतरित शर्करा कह सकते हैं एनसीईआरटी की भाषा में, सिंपल। तो यहां पर ये इकाइयों का बना होता है। काइटिन कहां पाया जाता है? अर्थ्रोपोडा जंतु जो होते हैं उनके बाह्य कंकाल में पाया जाता है तथा कवक की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, और यही कारण है कि इसे कवक सेल्यूलोज भी कहते हैं, क्योंकि जो काम सेल्यूलोज पादपों की कोशिका भित्ति में करता है वही काम काइटिन कवक की कोशिका भित्ति में करता है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं बच्चों? कवक सेल्यूलोज, सिंपल सी बात। इनुलिन की बात करते हैं। इनुलिन एक अलग पॉलीसेकेराइड है जो 25 से 35 फ्रक्टोज इकाइयों से बना होता है। इसमें बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। यह डहेलिया तथा आर्टिचोक पादपों में, उनकी जड़ों में संचित भोजन के रूप में पाया जाता है। यह घुलनशील पॉलीसेकेराइड, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अक्सर सामान्य तौर पर पॉलीसेकेराइड जल में घुलनशील नहीं होते, किंतु इनुलिन कैसा होता है? घुलनशील। एक बात और ध्यान रखनी, अमाइलोज भी बच्चों घुलनशील होता है, जो हमने पढ़ा था ना, अमाइलोपेक्टिन अघुलनशील लेकिन अमाइलोज घुलनशील। एक बात ध्यान रखिएगा, इनुलिन भी कैसा होता है? घुलनशील। बाकी सिंपल सी बात, अमाइलोज तथा इनुलिन को छोड़ के सिंपल ध्यान रखें आप, सभी पॉलीसेकेराइड कैसे होते हैं? जल में अघुलनशील, सिंपल, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, सबसे छोटा संग्रही पॉलीसेकेराइड ये होता है, ठीक है। और जल में घुलनशील होने की वजह से बच्चों इसका एक और उपयोग होता है, जीएफआर मापने में। जीएफआर मापने में इसका उपयोग किया जाता है। जीएफआर का फुल फॉर्म होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये किडनी, गुर्दे जो होते हैं, गुर्दे की कार्य प्रणाली जांचने के लिए एक टेस्ट किया जाता है। जीएफआर मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इनुलिन का, सिंपल सी बात ध्यान रखें। फिर डेक्स्ट्रिन जो है बच्चों, ग्लाइकोजन तथा स्टार्च के पाचन में एक मध्यवर्ती पदार्थ बनता है डेक्स्ट्रिन। तो सिंपल सी बात है, यह भी किसका बहुलक होगा? अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक होगा। दैट्स इट। अब देखिए क्या होता है, दरअसल यहां पर मैंने लिखा स्टार्च, ठीक है, उदाहरण के तौर पे स्टार्च। तो पहले इसका पाचन हुआ तो क्या बनेगा? डेक्स्ट्रिन। फिर क्या बनेगा? माल्टोज। और फिर उसका भी पाचन होगा। पाचन में क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन। तो यहां पर बनेगा बच्चों ग्लूकोज। ध्यान रखें आप, बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। तो सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात और बच्चों, निर्जलीकरण, संश्लेषण और जल अपघटन ये दोनों विपरीत अभिक्रियाएं हैं, ऑपोजिट रिएक्शंस हैं। तो जो भी बंध निर्जलीकरण संश्लेषण अभिक्रिया से बनता है वह बंध जल अपघटन अभिक्रिया में टूटता है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर स्टार्च का पाचन हो रहा है ना। तो पहले क्या बनेगा? छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे तो उन्हें बोलते हैं डेक्स्ट्रिन। फिर जो दो मोनोसेकेराइड यानी कि इकाइयां आपस में जुड़ी यानी डाइसेकेराइड, उसे बोलते हैं माल्टोज। और अंततः हमें क्या मिलने वाला है? ग्लूकोज, सिंपल सी बात। समरी की बात करते हैं बच्चों, सारांश जो हमने पढ़ा, सम पॉलीसेकेराइडों की सारांश सारणी है ये नाम दे रखे हैं, सबकी प्रकृति दे रखी है, एकलक का नाम दे रखा है और बॉन्ड दे रखे हैं। ये आपको याद रखना है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसे ध्यान रखना है आपको। अब हम आते हैं विषम पॉलीसेकेराइडों पर। विषम पॉलीसेकेराइड एक से अधिक प्रकार की मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। उदाहरण ये सारे हैं। सबसे पहले हाइलुरोनिक एसिड की हम बात करेंगे। हाइलुरोनिक एसिड योजी उत्तक के बाह्य कोशिकीय आधात्री यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में पाया जाता है। वहां पर ये स्नेहक यानी लुब्रिकेटिंग एजेंट के रूप में है ना, उसमें लुब्रिकेशन, फ्रिक्शन ना हो इसलिए काम करता है, स्नेहक यानी लुब्रिकेंट। फिर जंतु कोशिका का जो आवरण है बच्चों, कोशिका झिल्ली के बाहरी सतह पर जो आवरण है उसमें ग्लाइकोलिपिड है ना होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, और ये भी होता है यहां पर है ना कार्बोहाइड्रेट हिस्से के रूप में हाइलुरोनिक एसिड। और ये दो जो समीप स्थित कोशिकाएं हैं, दो पड़ोसी कोशिकाएं हैं, उनको आपस में चिपकाने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, जो कि सीमेंट का भी काम होता है। तो इसलिए इसका एक और नाम है जंतु सीमेंट। इसे क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? जंतु सीमेंट। ये ध्यान रखिएगा आप। हाइलुरोनिक एसिड में एकांतरित रूप से यानी अल्टरनेटिंग से डी ग्लूकोनिक एसिड तथा एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन इकाइयां आती हैं। मतलब समझाने की कोशिश की है, ये क्या है? विषम पॉलीसेकेराइड, जो कि दो भिन्न प्रकार की इकाइयों से मिलकर के बना है, इतनी सी बात। कॉन्ड्रोइटिन एक और उदाहरण है। कॉन्ड्रोइटिन, कॉन्ड्रो वर्ड जहां भी आए बच्चों समझिएगा, कॉन्ड्रो वर्ड मतलब कार्टिलेज, कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज। तो आगे आप पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू में है ना। कार्टिलेज सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। तो कार्टिलेज में ये बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है कॉन्ड्रोइटिन।
हिपैरिन जो है रक्त का एक प्रतिस्कंदक है, यानी कोएगुलेशन नहीं होने देगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देगा। बात को समझें बच्चों, चोट लग जाए तो खून बहने लगता है, वहां पर ब्लड क्लॉटिंग हो यह अच्छी बात है क्योंकि अनावश्यक खून नहीं बहेगा। लेकिन कोई चोट नहीं लगी, पर्सन चुपचाप बैठा हुआ है अपने घर में और वहां उसकी रक्त वाहिकाओं में खून का थक्का जम जाए, यह हानिकारक होगा। इससे पर्सन को हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, यह नहीं होना चाहिए। इसे सामान्य परिस्थितियों में कौन नहीं होने दे रहा ब्लड क्लॉटिंग को, कौन रोकता है? हिपैरिन, जो कि एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड यानी विषम पॉलीसेकेराइड है। सिंपल। अब इसके बाद आते हैं पैक्टिन। पैक्टिन कहां पाया जाता है? पैक्टिन सेल्यूलोज के साथ ही और हेमीसेल्यूलोज के साथ ही पादप की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। एक तो सेल्यूलोज के जो फाइब्रिल्स होते हैं, सेल्यूलोज के जो बंडल होते हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। एक दूसरा, दो पादप कोशिकाओं, समीप स्थित पादप कोशिकाओं के मध्य जो मध्य लेयर होती है, मध्य परत जिसे बोलते हैं मध्य पटलिका, अंग्रेजी में मिडल लेमेला, वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पैक्टेट्स की बनी होती है। पैक्टेट्स क्या होते हैं? पैक्टिन के ही लवण होते हैं। तो यही कारण है कि इसे पादप सीमेंट भी बोला जाता है। इसे ध्यान रखें बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से किसे पादप सीमेंट बोलते हैं? सेल्यूलोज, हाइलुरोनिक एसिड, स्टार्च या पैक्टिन? तो उत्तर जाएगा पैक्टिन। हेमीसेल्यूलोज, यह भी सेल्यूलोज के साथ कोशिका भित्ति में पाया जाता है। सिंपल सी बात। अब इसके बाद एक छोटी सी बात और आती है बच्चों, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। ये क्या होते हैं? म्यूको शब्द का मतलब अंग्रेजी में होता है बच्चों म्यूसिलेजिनस। म्यूसिलेजिनस यानी हिंदी में बोलते हैं लसलसे या यूं कहें चिपचिपे। सिंपल सी बात है ना। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड वे पॉलीसेकेराइड होते हैं जो लसलसे प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये जल तथा प्रोटीन दोनों के साथ ही बॉन्डिंग कर सकते हैं, दोनों को बांधने में सक्षम है। म्यूसिलेज पादपों में पाए जाने वाला एक सामान्य म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। उदाहरण के तौर पे सिंपल सा एग्जांपल लेंगे बच्चों, एलोवेरा। एलोवेरा में आपने देखा होगा चिपचिपा सा पदार्थ होता है, वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड। एक और उदाहरण लेते हैं, भिंडी। जब भिंडी को काटते हैं तो भिंडी में चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, वो म्यूसिलेज है। यह गैलेक्टोज तथा मैनोज इकाइयों के से मिलकर बना होता है। तो आप समझ सकते हैं ये क्या है? विषम पॉलीसेकेराइड। श्लेष्म मांसल मरुद्भिद पादपों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। उदाहरण के तौर पर नागफनी, कैक्टस। क्यों? क्योंकि वहां पर यह बच्चों एक अनुकूलन की तरह पाया जाता है। वो अनुकूलन है क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो मरुद्भिद पादप होते हैं, मरुस्थल में पाए जाने वाले पादप, उनके लिए चुनौती होती है जल का संरक्षण करना, और इन म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की वजह से वो अधिक से अधिक जल का संग्रहण कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का उनमें क्या है? अनुकूलन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अन्य उदाहरण जो है म्यूकोपॉलीसेकेराइड, वो सारे जो विषम पॉलीसेकेराइड हमने पढ़े, हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन, हिपैरिन, ये सभी भी म्यूकोपॉलीसेकेराइडों के उदाहरण हैं। बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स की डिस्कशन के बाद अब हम आते हैं जैव अणुओं की दूसरी श्रेणी के डिस्कशन पर, और वो हैं लिपिड्स। तो सबसे पहली बात, लिपिड्स क्या होते हैं अगर बात करें तो ये जल में अघुलनशील यौगिकों का एक समूह होता है। क्या होता है बच्चों? जल में अघुलनशील यौगिकों का एक समूह, पूरा का पूरा। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये वसा तथा उनके व्युत्पन्न यौगिकों का क्या है? एक समूह। वसा शब्द बहुत कॉमन है, आपने कई बार सुना होगा। जैसे घी वसा का एक उदाहरण है। कुकिंग ऑयल, खाना पकाने के लिए जो तेल इस्तेमाल में लिया जाता है, वो भी किसका उदाहरण है? वसा का उदाहरण है। असंतृप्त वसा उसे हम कहते हैं। तो वसा व उसके व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? लिपिड कहलाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जल में अघुलनशील यौगिक होते हैं, तो ये कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं, लेकिन जल में कैसे होते हैं? अघुलनशील। क्योंकि बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, जल कैसा विलायक है? ध्रुवीय विलायक। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। और केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलेय को घुलता है, जबकि अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलेय को घुलता है। जल ध्रुवीय प्रकृति का विलायक है, पोलर सॉल्वेंट है, तो उसमें केवल ध्रुवीय अणु ही घुलेंगे, ठीक है। जबकि ये कैसे होते हैं? अध्रुवीय प्रकृति के। तो यहां पर ध्यान रखें। और कार्बनिक विलायक जो है बच्चों, वो कैसे होते हैं? अध्रुवीय प्रकृति के विलायक होते हैं, इसलिए वसा उनमें घुलनशील होते हैं। उदाहरण के तौर पे एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, गर्म अल्कोहल या ईथर, इन सब में ये वसा जो है क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। लेकिन जल में कैसे होते हैं? अघुलनशील, ठीक है। फिर ये भी कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, लेकिन इनको हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इनके सूत्र में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता कार्बोहाइड्रेट की जैसे।
गेटिंग द पॉइंट? यानी कि इनके सूत्र में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता, इसलिए हम इनको कार्बोहाइड्रेट नहीं कह सकते। ऑक्सीजन की मात्रा यहां पर तुलनात्मक काफी कम होती है और बच्चों उसी की वजह से इनका ऑक्सीकरण बड़ी धीमी दर से होता है। कार्बोहाइड्रेटों की तुलना में लिपिडों का या वसा जो कि क्या है, लिपिड का ही एक प्रकार है ना, इसका ऑक्सीकरण बड़ी धीमी दर से होता है। इसलिए कभी अगर ऊर्जा प्राप्त करनी हो तो हम कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं, न कि लिपिड या वसा का। तो क्या होता है दरअसल बच्चों, आपको समझिएगा, इनमें कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम होती है। इसी बात को हम दूसरे अंदाज में, दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि इनमें O/C यानी ऑक्सीजन के परमाणु बटा कार्बन के परमाणु की संख्या का अनुपात कार्बोहाइड्रेट की तुलना में काफी कम होता है। आइए इस बात को एक कंपैरिजन से समझते हैं। एक वसीय अम्ल होता है, वसीय अम्ल वे कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं जो वसा के पाचन के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होते हैं। उदाहरण पामिटिक अम्ल, इसका सूत्र होता है ये, तो देखिए आप C16O2 है ना, तो इसमें ऑक्सीजन कितने हैं 2, कार्बन कितने हैं 16, तो ऑक्सीजन बट्टा कार्बन अनुपात कितना हुआ 2/16 यानी 1/8 यानी 0.125। जबकि ग्लूकोज जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, एक शर्करा है, उसका ऑक्सीजन बट्टा कार्बन अनुपात कितना होगा, आप सभी को पता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। तो ऑक्सीजन 6 कार्बन 6 अनुपात हुआ 1। तो आपने देखा यहां पर O/C अनुपात किसका कम है, पामिटिक अम्ल, इसका ऑक्सीकरण धीमी दर से होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि इसके ऑक्सीकरण के लिए इसकी किसके साथ अभिक्रिया करनी पड़ेगी, O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो अतिरिक्त ऑक्सीजन, बाहर से जो ऑक्सीजन चाहिए होगा इसके ऑक्सीकरण हेतु, उसकी संख्या होगी ज्यादा, उसकी मात्रा होगी ज्यादा। तो ज्यादा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के लिए समय भी लगेगा ज्यादा, मतलब लिपिडों के या वसीय अम्लों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कैसी होगी, धीमी प्रक्रिया होगी। यही कारण है बच्चों कि जब कभी किसी भी व्यक्ति को चक्कर आते हैं तो उसे ग्लूकोज पिलाया जाता है, ग्लूकोन डी पिलाया जाता है ताकि जल्दी ऊर्जा मिले, उसे घी नहीं पिलाया जाता। याद रखें सिंपल तरीके से, ठीक है, क्योंकि वसा का जो है ऑक्सीकरण जो है क्या होता है, बड़ी धीमी दर से होता है, यानी ऊर्जा भी धीमी दर से मिलेगी। लेकिन बच्चों अगर बात की जाए ऊर्जा प्रति ग्राम पदार्थ से किससे ज्यादा मिलेगी, तो हम कहेंगे वसा से ज्यादा मिलेगी। मात्रा ज्यादा किससे मिलेगी, वसा से, लेकिन धीमी दर से मिलेगी, यह बात ध्यान रखनी है। तो वसा कार्बोहाइड्रेटों की तुलना में दुगुनी से ज्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं। कितनी, ये तुलनात्मक आपके सामने आंकड़े रखे हुए हैं। वसा की बात करें तो प्रति ग्राम वसा से 9.45 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मात्र कितनी मिलती है, 4.1 किलो कैलोरी, यानी दुगुनी से भी ज्यादा ऊर्जा यहां से मिल रही है। और इसका कारण सिंपल ये होता है बच्चों कि लिपिडों के जो अणु होते हैं उनमें कार्बन हाइड्रोजन बंधों की संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा। यही कारण है कि प्रति ग्राम वसा से हमें ज्यादा ऊर्जा मिलती है, किसकी तुलना में, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। ध्यान रखें। फिर अगर बात की जाए तो लिपिड जंतु शरीर में कहां पाए जाते हैं, तो त्वचा की जो निचली परत होती है उसमें लिपिड पाए जाते हैं। जैसे बात करें मनुष्यों में तो एडिपोज टिश्यू, आपने नाम सुना होगा, एडिपोज उत्तक, उसमें वसा जो है संचित भोजन के रूप में इकट्ठा रहता है। तो उसी के साथ ये ऊष्मा आघात अवशोषक का भी काम करता है, क्योंकि बच्चों वसा ऊष्मा का कुचालक होता है, ठीक है। और बात करें तो जो ठंडे जल में पाए जाने वाले जीव होते हैं जैसे कि व्हेल, इनके शरीर में वसा की एक मोटी परत पाई जाती है त्वचा के नीचे, उसे बोलते हैं ब्लबर, जो कि इन्हें इन ठंडे जल वाले आवासों में भी कम तापमान होने पर भी इनकी शरीर की जो ऊष्मा है वो तेजी से उसका लॉस नहीं होगा, उसे रोकता है, उसे रोकने में मदद करता है। इसीलिए बोला है ऊष्मा आघात अवशोषक, ठीक है। जंतुओं में सर्वाधिक भोजन का सर्वाधिक जो संग्रह है वो किस रूप में होता है, वसा के रूप में। क्यों? क्योंकि बच्चों इनके संग्रहण के लिए कम आयतन की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सिंपल सी बात है, जो जल में घुलनशील यौगिक होते हैं जैसे कि शर्करा, वो तो जल का आयतन जहां तक फैला हुआ है, जलीय विलयन जहां तक है वहां तक फैला हुआ होगा, यानी फैला हुआ होगा, ठीक है। जबकि जो जल में अघुलनशील है वो एक जगह पर पड़ा रहेगा संगनित अवस्था में। किस अवस्था में? संगनित अवस्था में एक जगह पड़ा रहेगा, क्योंकि वो जल में घुलनशील नहीं है, इसलिए। फिर बात करें बच्चों
सामान्यतः लिपिड बहुलक नहीं बनाते। हमने देखा था पॉलीसेकेराइड बहुलक होते हैं किसके, मोनोसेकेराइडों के। उसी प्रकार आगे हम देखेंगे प्रोटीन भी बहुलक होते हैं किसके, अमीनो अम्लों के। फिर आगे हम देखेंगे न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए तथा आरएनए, वो भी बहुलक होते हैं किसके, न्यूक्लियोटाइडों के। लेकिन लिपिड जो है बच्चों, ये ऐसी एक श्रेणी है जैव अणुओं की जो सामान्य तौर पर जो है बहुलक नहीं बनाते। सामान्य तौर पर क्यों बोला, क्योंकि बच्चों एक अपवाद इसका है, आगे हम देखेंगे, जिसे बोलते हैं क्रोमोलिपिड। ठीक है, लेकिन उनको छोड़ के, क्रोमोलिपिडों को छोड़ करके लिपिड में कोई भी ऐसा प्रकार नहीं है जो क्या किस रूप में पाया जाता हो, बहुलक के रूप में। सिंपल ध्यान रखें, सामान्यतः लिपिड बहुलक नहीं बनाते हैं। फिर हम आते हैं इसके वर्गीकरण पे। लिपिडों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, सरल लिपिड यानी सिंपल लिपिड, संयुक्त लिपिड कॉन्जुगेटेड लिपिड तथा व्युत्पन्न लिपिड, जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं डिराइव्ड लिपिड। सबसे पहले हम बात करेंगे सरल लिपिड की, फिर संयुक्त, फिर व्युत्पन्न। सरल लिपिड जो है बच्चों क्या होते हैं, एक अल्कोहल तथा एक या एक से अधिक वसीय अम्लों के एस्टरीकरण अभिक्रिया से बनते हैं सरल लिपिड। यानी कि सिंपल 2 ही प्रकार के क्रियात्मक समूह वाले यौगिक आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, एक है अल्कोहल, दूसरा है वसीय अम्ल। वसीय अम्ल क्या होते हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल। सिंपल सी बात, वसीय अम्ल क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और आपने पढ़ा हुआ है 10वीं क्लास में यह बात आ जाती है कि जब एक अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बीच में अभिक्रिया होती है तो उसे कहते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो उससे क्या बनेगा, एस्टर समूह बनेगा, एस्टर क्रियात्मक समूह बनेगा। सिंपल सी बात। तो ये सिंपल लिपिड क्या होते हैं, सरल एस्टर ही होते हैं, एस्टर सिंपल। 2 प्रकार के होते हैं सरल लिपिड, है ना, ग्लिसराइड तथा मोम। इसके 2 प्रकार हैं, ग्लिसराइड तथा मोम। क्या डिफरेंस है दोनों में, बात करते हैं। सबसे पहले ग्लिसराइड। तो ग्लिसराइड बच्चों क्या होता है, वसीय अम्लों तथा ग्लिसरॉल के एस्टर ग्लिसराइड कहे जाते हैं। वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के एस्टर क्या कहे जाते हैं, ग्लिसराइड कहे जाते हैं। अब वसीय अम्ल क्या होता है, सबसे पहले वसीय अम्ल जैसा कि मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, यानी इनमें ये वाला समूह मिलेगा COOH। ठीक है, जबकि ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है, नाम से ही मिल रहा है ग्लिसरॉल। देखिए ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के नाम में अगर देखें तो यहां पर ओल छुपा हुआ है बच्चों। ओल क्या बताता है, अल्कोहल समूह। ओल क्या बताता है, अल्कोहल समूह। ग्लिसरॉल एक ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है, ग्लिसरॉल ट्राई हाइड्रोक्सी। देखें ये इसका स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कितने OH समूह हैं, 1 2 3। अल्कोहल समूह को हम हाइड्रोक्सी समूह भी कहते हैं, तो 3 अल्कोहल समूह इसके अंदर है। ये ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, ट्राई यानी 3। ठीक है, इसका एक और नाम है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्यों बोला, समझे बात को। ये जो संरचना आप देख रहे हैं बच्चों, ये संरचना है प्रोपेन की। ये संरचना किसकी है, प्रोपेन की। ठीक है, और प्रोपेन से ही यहां पर ये संरचना बनी है, प्रोपेन से ही ये संरचना बनी है। इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल। इसका नाम है ग्लिसरॉल। कैसे बना, देखें आप, इसमें जो 3 हाइड्रोजन है, इसको हटाया, इसकी जगह OH लगाया, इसको भी हटाया, उसकी जगह OH, इसको भी हटाया, उसकी जगह OH। तो यहां पर 3 हाइड्रोजन को हटा करके वहां 3 OH समूह लगा दिए गए, तो ये बन गया, इसलिए इसका नाम रख दिया ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। सिंपल याद रखें, ग्लिसरॉल का एक और नाम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। अब बच्चों एक बात और बच्चों, यहां पर 3 OH समूह है, एक वसीय अम्ल यहां अभिक्रिया कर सकता है, दूसरा यहां पर, और तीसरा यहां पर। यानी अधिकतम कितने वसीय अम्ल अणु यहां पर एक ग्लिसरॉल अणु के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, 3। ठीक है, एक अभिक्रिया करेगा तो देखें बच्चों क्या बनेगा, मोनोग्लिसराइड। मोनो अंग्रेजी में मोनो यानी एक। ठीक है, 2 अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा डाइग्लिसराइड, डाई यानी 2, और 3 अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा ट्राइग्लिसराइड, ट्राई यानी 3। वेरी सिंपल। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब मोनोग्लिसराइड बनेगा तो कितने जल के अणु निष्कासित होंगे, 1, क्योंकि यहां पर जो अभिक्रिया हो रही है वो है निर्जलीकरण संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, डाइग्लिसराइड बनेगा तो 2 अणु जल के निष्कासित होंगे, और ट्राइग्लिसराइड बनेगा तो जल के 3 अणु निष्कासित होंगे। और जो बंध बनेगा बच्चों उसे क्या कहते हैं, एस्टर बंध कहते हैं। आइए अभिक्रिया भी देख लेते हैं। यह है अभिक्रिया, सिंपल। यह है ग्लिसरॉल का अणु, यह है 3 वसीय अम्ल, यहां से जाएगा OH माइनस, देखिए OH माइनस, और यहां से जाएगा H प्लस। ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, जल का एक अणु। फिर उसी प्रकार एक जल का अणु यहां से, एक जल का अणु यहां से जाएगा, देखिएगा एक जल का अणु यहां से जाएगा, ये ऐसे OH माइनस H प्लस, और एक जाएगा यहां से। तो ये 3 जल के अणु यहां से निष्कासित हो रहे हैं। ये देखिए बच्चों, ये 3 जल के अणु निष्कासित हो गए। ये जो एक अणु बना, ये है ट्राइग्लिसराइड का एक अणु। ट्राई यानी 3 वसीय अम्ल जुड़ गए यहां पर ग्लिसरॉल से। और ये है नया बंध जो बना है, एक, ये दूसरा, और ये तीसरा। और ये कौन से बंध है सारे के सारे बच्चों, एस्टर बंध। तो आपसे पूछा जा सकता है ट्राइग्लिसराइड के एक अणु में कितने एस्टर बंध होते हैं, आपको कहना चाहिए सिंपल सा जवाब, 3 एस्टर बंध होते हैं। सिंपल।
अब ट्राइग्लिसराइड बच्चों, आगे अगर हम बात करें, ट्राइग्लिसराइड को दो प्रकार में बांटा जाता है, ठीक है। संतृप्त ट्राइग्लिसराइड कहे जाते हैं वसा, और ये जो स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर है, यानी मानक कमरे का ताप, जो कि कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, ठीक है, उस पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि दूसरे होते हैं असंतृप्त ट्राइग्लिसराइड, जिन्हें कहा जाता है तेल, जो कि मानक कमरे के ताप पर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर किस रूप में मिलेंगे? द्रव्य रूप में मिलते हैं। कुकिंग ऑयल आपने द्रव्य रूप में ही देखा होगा, जैसे सरसों का तेल उदाहरण के तौर पे। तो ये दो प्रकार के हैं ना, संतृप्त तथा असंतृप्त। अब ये संतृप्त और असंतृप्त क्या है, इसको समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा बच्चों कि वसीय अम्ल जो होते हैं वो ही दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसीय अम्ल तथा असंतृप्त वसीय अम्ल। तो आइए उसे समझते हैं। सबसे पहले संतृप्त वसीय अम्ल का एक उदाहरण लेते हैं, जिसका नाम है स्टीरिक अम्ल। इसमें कुल 18 कार्बन होते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए आप गिन सकते हैं, इसमें 18 कार्बन है कुल इस अणु में। अब मेरा एक सरल सा प्रश्न है आपसे, इस अणु में आपको इस अणु में कहीं भी आपको एक डबल बॉन्ड नजर आ रहा है? गौर से देखेंगे तो आपको जवाब मिलेगा यस, है ना। ये रहा डबल बॉन्ड, देखिए आप, ये डबल बॉन्ड तो है, बिल्कुल है ना। अब ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? ये है COOH। इसको लिखने का अंदाज ऐसा है बस, है ना। इसमें एक डबल बॉन्ड है, यस, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। अब मेरा अगला सवाल, क्या इस अणु में आपको कहीं भी कार्बन और कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड नजर आ रहा है क्या? गौर से देखिए, कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड आपको इस पूरे अणु में कहीं भी नजर नहीं आएगा। इसमें सारे कार्बन परमाणु के बीच में कैसा बॉन्ड है? कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो बस ऐसे ही वसीय अम्ल को क्या कहते हैं बच्चों? संतृप्त वसीय अम्ल। और इसका लाइन डायग्राम बच्चों, ये तो पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एक एक एटम लिखा हुआ है। इसका लाइन डायग्राम कुछ ऐसा होगा, रेखीय चित्र ऐसा होगा इसका, ये इस प्रकार से बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। यहां पर ये जो प्रत्येक कार्बन है, ये सब है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, है ना। टेट्राहेड्रल आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, सिंपल ये लाइन डायग्राम है इसका। और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह, COOH, ये वाला समूह। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह तो होगा ही वसीय अम्लों में। अगला आता है असंतृप्त वसीय अम्ल। इसका एक उदाहरण है ओलिक अम्ल, है ना, ओलिक एसिड। ये है ओलिक एसिड, इसमें भी 18 कार्बन होते हैं। पर मेरा अगला सवाल ध्यान से सुने फिर से, क्या इसमें आपको कहीं भी डबल बॉन्ड नजर आ रहा है? द्विबंध है, द्विबंध आप कहेंगे, एक तो ये है सर और दूसरा है ये। अब मेरा अगला सवाल, क्या इसमें कहीं भी आपको कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड नजर आ रहा है? तो जवाब है यस, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। क्या इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है? यस, ये रहा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये रहा, ये सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो यानी कि इस वसीय अम्ल अणु में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। ऐसे वसीय अम्ल क्या कहे जाते हैं बच्चों? असंतृप्त वसीय अम्ल, यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सिंपल सी बात। और इसी का लाइन डायग्राम, ये तो सिंपल डायग्राम है, ये लाइन डायग्राम कुछ ऐसा होगा इसका। यहां पर आप देखें, ये है पहला कार्बन परमाणु, IUPAC से नंबरिंग करेंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप है, मुख्य क्रियात्मक समूह। तो यहां से नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 चौथा, ये है 9वां और ये है 10वां कार्बन। यहां पर होता है एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहां से बच्चों चेन बैंड कर जाती है, क्योंकि बहुत बुनियादी बातें, बहुत बेसिक बातें बच्चों आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा यहां पर sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। तो इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये एंगल बॉन्ड एंगल होगा 120, तो ये मुड़ जाएगा यहां से, चेन क्या होगी? मुड़ गई, श्रृंखला मुड़ गई। उससे क्या होगा? उससे अब हमें यह बात समझ में आती है बच्चों कि वसा यानी संतृप्त ट्राइग्लिसराइड कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में क्यों पाए जाते हैं, जबकि तेल द्रव्य अवस्था में क्यों पाए जाते हैं? ध्यान से सुने बात को। ट्राइग्लिसराइड में कुल कितने वसीय अम्ल के अणु हैं? 3, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों अगर संतृप्त वसीय अम्ल हैं तो उसे हम कहते हैं वसा, संतृप्त ट्राइग्लिसराइड यानी वसा। जबकि अगर एक भी वसीय अम्ल, इन 3 वसीय अम्लों में से एक भी वसीय अम्ल यदि असंतृप्त वसीय अम्ल है, जैसे कि ओलिक अम्ल, तो वो उसे हम क्या कहेंगे? तेल। सिंपल सी बात, क्योंकि वो क्या हो गया? असंतृप्त ट्राइग्लिसराइड हो गया। एक भी वसीय अम्ल अगर असंतृप्त हुआ तो ट्राइग्लिसराइड को हम क्या कह देते हैं? असंतृप्त ट्राइग्लिसराइड, या दूसरा नाम है तेल। और ये कमरे के ताप पर किस अवस्था में मिलेंगे? द्रव्य अवस्था में। क्यों? कारण समझें। ये जो
वसा के अणु होंगे तीनों, ये क्योंकि सारे के सारे इनका लाइन डायग्राम ऐसा होगा तो क्लोजली पैक हो जाएंगे, आसपास स्थित हो जाएंगे, बहुत पास एकदम निकट होंगे एक दूसरे के। तो इनके मध्य यहां पर ये नॉन पोलर चेन्स होती हैं, यानी अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं, इनके बीच में बंध बनते हैं वंडर वॉल बंध, और ये वंडर वॉल बंध मजबूत होंगे बच्चों क्योंकि ये क्लोजली क्या हो पाएंगे, पैक। लेकिन असंतृप्त वसीय अम्ल एक भी आते ही यहां पर इन अणुओं के बीच में अंतर आणविक यानी दो अणुओं के बीच में, अंतर आणविक यानी दो अणुओं के बीच में, दो तेल के दो अणुओं के बीच में यहां पर ये वंडरवॉल बंध उतने मजबूत नहीं बन पाएंगे क्योंकि चेन क्या है, मुड़ी हुई, तो ये उतना संपर्क इनका होगा नहीं, जब वो ज्यादा निकट आएंगे नहीं तो वंडरवॉल बंध क्या होंगे, कमजोर। यानी कि यहां पर ये किस अवस्था में पाए जाएंगे, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाए जाएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट बात हमने यहां से समझी कि तेल कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में क्यों पाए जाते हैं। अब सारणी के में एकदम सिस्टमेटिक तरीके से डिफरेंस दिए गए हैं जो आपको ध्यान रखने, जो सारा डिस्कशन हमने कर लिया है, पॉइंट वाइज दे रखा है, ध्यान रखें बस। संतृप्त वसीय अम्ल में कार्बन कार्बन के मध्य केवल एकल बंध ही पाया जाता है, जबकि यहां पर कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंधों के साथ क्या पाए जाते हैं बच्चों, द्विबंध भी पाए जाते हैं। फिर यहां पर बात करें, ये जो होते हैं संतृप्त वसीय अम्ल, इन्हें कहते हैं अनावश्यक वसीय अम्ल, क्योंकि जंतुओं के शरीर में इनका निर्माण हो सकता है, वो एंजाइम होते हैं जो असंतृप्त को किसमें कन्वर्ट कर सके, संतृप्त में। लेकिन ये असंतृप्त वसीय अम्ल जंतुओं के शरीर में बनते नहीं हैं, तो ये हमें भोजन के जरिए मिलना जरूरी है, तो इन्हें क्या कहते हैं, आवश्यक वसीय अम्ल कहते हैं। सिंपल सी बात। फिर इसके बाद आता है बच्चों, हमने देखा था ये अक्सर ये कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, और ये किस अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव। हमने समझ लिया क्यों, ठीक है। उदाहरण इसके हो जाएंगे घी तथा मक्खन, इसके उदाहरण हो जाएंगे नारियल का तेल तथा सरसों का तेल। अब बच्चों यहां कहते ही कुछ बच्चों के दिमाग में यह डाउट आता है, सर नारियल का तेल तो सर सर्दियों में नारियल का तेल तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो बच्चों आपने खुद ही कहा सर्दियों में ठोस अवस्था में पाया जाता है। सर्दियों में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री। गेटिंग द पॉइंट। बस इसीलिए वो किस अवस्था में है, ठोस। 25 डिग्री सेल्सियस पर आप बात करोगे तो नारियल का तेल भी किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। सिंपल सी बात, ये ध्यान रखना। 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या है वो, 25 डिग्री सेल्सियस पर नारियल का तेल भी द्रव्य अवस्था में ही पाया जाता है। इसी के साथ बच्चों अगर बात करें तो संतृप्त वसीय अम्ल उपापचय की दृष्टि से कम सक्रिय होते हैं, किसकी तुलना में, असंतृप्त वसीय अम्लों की तुलना में, क्योंकि यहां पर कार्बन कार्बन क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड। और यही बात आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो एल्केन होते हैं वो कम सक्रिय होते हैं, किसकी तुलना में, एल्कीन की तुलना में, ठीक है। तो सिंपल सी बात, वही लॉजिक यहां पर भी अप्लाई होता है, क्योंकि यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। इस कारण से ये रासायनिक रूप से कम सक्रिय, यानी कि उपापचय की दृष्टि से कम सक्रिय। उपापचय प्रक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं तो होती है, तो ये उपापचय की दृष्टि से कम सक्रिय होते हैं। अतः इनके जंतु शरीर में जमा होने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, जबकि तुलनात्मक इनके जंतु शरीर में इकट्ठा होने की, एकत्रित होने की या जमा होने की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ बच्चों, ध्यान से समझें, जब संतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी बॉडी में, जंतु के शरीर में, एनिमल बॉडी में, तो क्या होता है, ये जो अत्यधिक मात्रा होती है वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाती है, रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है। उससे फिर क्या होता है बच्चों, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उसकी अंदर की तरफ कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है और वो रक्त वाहिकाओं के जो व्यास होता है उसको कम कर देता है, जिससे कि रक्त वाहिकाओं में खून के थक्के जमने की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि हृदय संबंधी रोग की संभावना भी बढ़ जाती है। हार्ट अटैक आ सकता है व्यक्ति को, ठीक है। तो हृदय संबंधी रोग बढ़ने की संभावना किसकी वजह से ज्यादा होती है, जब डाइट में, भोजन में किसकी मात्रा ज्यादा होती है, संतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा ज्यादा होती है। ध्यान रखें, ठीक है। तो यहां हृदय संबंधी रोग होने की ज्यादा संभावना किससे, संतृप्त वसीय अम्लों से। तुलनात्मक इससे संभावना क्या है, कम, क्योंकि इनका शरीर में क्या हो जाता है, उपापचय, इनके जमा होने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, जमा होते ही नहीं है दरअसल, ठीक है। सिंपल सी बात ध्यान रखें। इसके बाद अगला बिंदु आता है कि जंतुओं से मिलने वाला जो प्रोटीन है, बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फूड हैबिट्स, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। 2 प्रकार के लोग होते हैं आहार प्रणाली के आधार पर, कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। तो जो लोग मांसाहारी हैं, जो मांसाहार कर रहे हैं, मांसाहार से जो वसा मिल रहा है वो कौन सा, उसमें क्या ज्यादा है, संतृप्त वसीय अम्ल। उसमें क्या ज्यादा है,
संतृप्त वसीय अम्ल। जबकि जो शाकाहार है, पादपों से मिलने वाला जो वसा है, उसमें असंतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा तुलनात्मक ज्यादा है। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ बच्चों सीधा सीधा कि जिन लोगों का मांसाहार प्रणाली है उनको हृदय संबंधी रोग होने की संभावना या खतरा ज्यादा है, किसकी तुलना में? शाकाहारी लोगों की तुलना में। ध्यान रखें। इसी के साथ एक बात और बोलना चाहेंगे बच्चों, केवल आहार ही सब कुछ नहीं है, एक और इंपॉर्टेंट बात है और वो है जीवन शैली, लाइफस्टाइल कैसा है पर्सन का। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो शारीरिक रूप से बहुत मेहनत करता है, मजदूरी करता है, या स्पोर्ट्स पर्सन है, खिलाड़ी है, तो क्योंकि वो फिजिकली एक्टिव है, शारीरिक रूप से सक्रिय है, तो उसकी बॉडी उसको भी मेटाबोलाइज कर जाएगी। गेटिंग द पॉइंट? तो केवल आहार ही नहीं देखना है, जीवन शैली भी इसके साथ देखना है। दोनों पर्सन, मान लीजिए 2 पर्सन है, दोनों के दोनों आलसी हैं, दोनों के दोनों आलसी हैं, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी है, अब मांसाहारी को ज्यादा खतरा है। सिंपल सी बात। ठीक है, कुछ उदाहरण हम देखेंगे संतृप्त वसीय अम्लों के। कुछ उदाहरण आपको याद रखने हैं बच्चों। पामिटिक अम्ल हमने पहले देखा था, 16 कार्बन है इसके अंदर। एराकिडोनिक एसिड, इसमें 20 कार्बन है। एसिटिक एसिड भी आया था, उसमें 18 कार्बन है। ठीक है, यहां पर बात करें असंतृप्त वसीय अम्लों के उदाहरण हो जाएंगे ओलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल तथा एराकिडोनिक अम्ल, है ना। ओलिक अम्ल में होता है 18 कार्बन, लिनोलिक में भी 18 कार्बन, लिनोलेनिक एसिड में भी 18 कार्बन, एराकिडोनिक में 20 कार्बन। ये सब आपको याद रखना है। कार्बन कार्बन द्विबंधों की अगर बात करें, कार्बन कार्बन द्विबंध, तो यहां पर ओलिक अम्ल में केवल 1 होता है, लिनोलिक अम्ल में 2, लिनोलेनिक अम्ल में 3, एराकिडोनिक अम्ल में 4। ये बातें याद रखनी बच्चों। एक छोटी सी बात और, वे असंतृप्त वसीय अम्ल जिनमें केवल 1 कार्बन कार्बन द्विबंध पाया जाता है, केवल 1 कार्बन कार्बन द्विबंध पाया जाता है, उन्हें बोलते हैं मूफा। मूफा का फुल फॉर्म होगा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जबकि जिनमें 1 से अधिक कार्बन कार्बन द्विबंध पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं पूफा। पूफा का फुल फॉर्म होगा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सिंपल सी बात। ठीक है बच्चों, पॉली यानी 1 से अधिक, मोनो यानी केवल 1, इतनी सी बात है। एक बात और बच्चों, जिन्हें हृदय रोग, हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं, उन्हें डॉक्टर कहते हैं आप अपने भोजन में पूफा युक्त ऑयल का सेवन कीजिए। जैसे सफोला ऑयल का एड देखा होगा, एडवर्टाइज विज्ञापन देखा होगा आपने, उसमें पूफा ज्यादा होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, उसी प्रकार का एक ऑयल है ऑलिव ऑयल। ठीक है, सिंपल सी बात, ऑलिव ऑयल, इनमें क्या ज्यादा होते हैं? पूफा, जो कि जितने ज्यादा कार्बन डबल बॉन्ड होंगे वो उतना ही उपापचय की दृष्टि से क्या होगा? सक्रिय, उसकी जमा होने की प्रवृत्ति उतनी ही क्या होगी? कम। सिंपल सी बात। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम आते हैं सरल लिपिड की दूसरी श्रेणी पर, जिसका नाम है मोम। मोम अंग्रेजी में वैक्स। क्या होते हैं समझे बात को। ये एक अणु वसीय अम्ल का एक अणु, एक लंबी श्रृंखला के मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। इंपॉर्टेंट बात, मोनोहाइड्रोक्सी, मोनो यानी एक, तो ऐसा एल्कोहल होगा मोम के निर्माण में, ऐसे एल्कोहल का उपयोग होता है जिसमें केवल और केवल कितने एल्कोहल समूह हो? केवल एक हाइड्रोक्सी समूह होगा बच्चों। इसका अर्थ यह हुआ बच्चों सीधा सीधा कि मोम के निर्माण में एल्कोहल कभी भी ग्लिसरॉल नहीं होगा, क्योंकि ग्लिसरॉल में कितने अल्कोहल समूह होते हैं? 3। याद रखें बच्चों, बहुत सिंपल सी बात। ठीक है, तो एक मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल होगा, एक फैटी एसिड होगा, ये मिलकर के क्या बनाएंगे? वैक्स, यानी मोम का एक अणु तथा एक जल का अणु निष्कासित होगा। यानी बच्चों यहां पर एक ही एस्टर बंध का निर्माण होगा। वैक्स के एक अणु में कितने एस्टर बंध होता है? एक ही हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें कहते हैं मोनोएस्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? मोनोएस्टर। मोनो यानी एक, वे अणु जिनमें केवल एक ही एस्टर बंध पाया जाता है। तो आइए बच्चों आपकी समझ परखते हैं, कितना ध्यान से आपने सुना। अगर कथन आए मोम मोनोएस्टर होते हैं तो यह कथन क्या होगा? सत्य कथन होगा। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको लिख करके दे मोम मोनोग्लिसराइड होते हैं तो बच्चों यह कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि मोनोग्लिसराइड में ग्लिसरॉल अल्कोहल के तौर पर उपयोग में लिया जाएगा और उस ग्लिसरॉल के साथ क्या अभिक्रिया करेगा? एक वसीय अम्ल, तब जाकर क्या बनता है? मोनोग्लिसराइड। तो मोम मोनोग्लिसराइड होते हैं, असत्य। बोला जाए मोम मोनोएस्टर होते हैं, सत्य बात है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आते हैं बच्चों संयुक्त लिपिड या संयुग्मित लिपिड। 2 प्रकार के होते हैं, फॉस्फोलिपिड तथा ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिडों के 2 और नाम है, फॉस्फेटाइड तथा फॉस्फोलाइपिन्स। ये नाम ज्यादा उपयोग में लिया जाता है, ये ध्यान रखें आप। तो फॉस्फोलिपिड तथा ग्लाइकोलिपिड। सबसे पहले हम फॉस्फोलिपिड की बात करेंगे। फॉस्फोलिपिड नाम से ही मिल रहा है बच्चों, इसमें क्या होता है? फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट समूह या फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो क्या क्या होता है? कुल 2 अणु वसीय अम्लों के, किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? ग्लिसरॉल के साथ, प्लस एक
फॉस्फोरिक एसिड तथा एक नाइट्रोजनी यौगिक। बहुत सिंपल वे में विजुलाइज कर सकते हैं बच्चों। याद कीजिए, ग्लिसरॉल के साथ जब 3 वसीय अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? ट्राइग्लिसराइड। हमें ट्राइग्लिसराइड नहीं बनाना, हमें क्या बनाना है? डाइग्लिसराइड। ठीक है, तो ग्लिसरॉल का एक अणु 2 वसीय अम्ल अभिक्रिया किए, डाइग्लिसराइड बना। अब तीसरी पोजीशन पर जो अल्कोहल समूह है वहां पर एक फॉस्फोरिक अम्ल का अभिक्रिया करवा दीजिए, क्या बन जाएगा? फॉस्फोलिपिड। अक्सर फॉस्फोलिपिडों में उस फॉस्फेट समूह से एक और यौगिक जुड़ा होता है, नाइट्रोजन युक्त यौगिक। नाइट्रोजन युक्त यौगिक जिसे कहते हैं नाइट्रोजनी यौगिक। सिंपल सी बात, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो यहां पर ये सारी बातें यहां पर लिखी हैं। एक बात और बच्चों, ये जो ग्लिसरॉल फॉस्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजनी यौगिक है, ये इस अणु का है ध्रुवीय हिस्सा, पोलर पार्ट, यानी जल रागी हिस्सा। जबकि ये जो वसीय अम्ल वाला पार्ट है, ये कैसा है? जल विरागी। ठीक है, तो ऐसे अणु जिनमें जल रागी तथा जल विरागी दोनों हिस्से पाए जाते हों, जल स्नेही तथा जल भीरु, जल से डरने वाला जल भीरु, जल से प्रेम करने वाला जल स्नेही, तो वैसे अणु जिनमें जल स्नेही तथा जल भीरु दोनों हिस्से पाए जाते हों, हाइड्रोफिलिक तथा हाइड्रोफोबिक पार्ट दोनों पाए जाते हों, उन्हें कहते हैं एम्फीपैथिक अणु। तो फॉस्फोलिपिड अणु कैसे अणु होते हैं बच्चों? एम्फीपैथिक अणु होते हैं, है ना। फिर इसी लक्षण के कारण ये फॉस्फोलिपिड जो है कोशिका झिल्ली में एक द्विआण्विक परत का निर्माण करते हैं बच्चों। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का निर्माण करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कोशिका झिल्ली के निर्माण में। ठीक है, और ये जो कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले मुख्य लिपिड है वो क्या होते हैं? फॉस्फोग्लिसराइड, यानी कि उनमें ग्लिसरॉल पाया जाता है, उनमें अल्कोहल के तौर पर क्या पाया जाता है? ग्लिसरॉल। तो उसे बोल दिया फॉस्फोग्लिसराइड। ग्लिसराइड हमने पढ़ा था, उसके आगे शब्द लग गया फॉस्फेट, सिंपल फॉस्फो। फॉस्फोलिपिड जीव द्रव्य में भी सबसे अधिक पाए जाने वाले लिपिड होते हैं। आइए एक संरचना पर हम गौर करते हैं। ये एक फॉस्फोलिपिड अणु की संरचना है जिसका नाम है लेसिथिन। इस फॉस्फोलिपिड अणु का नाम क्या है? लेसिथिन। कैसे पता चला? यहां से पता चला। ये जो नाइट्रोजनी यौगिक है ना बच्चों, वो लेसिथिन में होता है कोलिन। क्या होता है? कोलिन। ये कोलिन की संरचना है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखें आप, यहां पर ये है ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल वाला पार्ट है, 3 कार्बन है, 1 2 3। देखें आप, इसमें 2 वसीय अम्ल जुड़े हुए हैं, एक संतृप्त है एक असंतृप्त है, सिंपल। ये जो तीसरा पोजीशन है, तीसरा पोजीशन OH, यहां पर एक वसीय अम्ल ने ही रिएक्ट करके क्या रिएक्ट किया है? देखें आप, फॉस्फेट। क्या रिएक्ट किया है? फॉस्फेट। और उससे आगे फिर क्या जुड़ गया है? एक नाइट्रोजनी यौगिक। कुल मिलाकर के इस अणु के निर्माण में कुल 4 जल के अणु निष्कासित होते हैं बच्चों। 4 जल के अणु। कैसे? देखें आप, एक तो यहां पर, एक इसके निर्माण में एस्टर बंध, ये दूसरा एस्टर बंध, तीसरा एक यहां पर इस बंध के निर्माण में, और चौथा इस बंध के निर्माण में। तो आपसे पूछा जा सकता है लेसिथिन के एक अणु के निर्माण में जल के कुल कितने अणु निष्कासित होते हैं? आपका जवाब होना चाहिए 4 अणु, सिंपल। ठीक है, यह है लेसिथिन का एक अणु। अब देखें आप, ये जो हिस्सा देख रहे हैं बच्चों आप पूरा, ये है हाइड्रोफिलिक सिर। हाइड्रोफिलिक यानी जल स्नेही, जल स्नेही। ये है हाइड्रोफोबिक टेल्स। हाइड्रोफोबिक यानी जल भीरु, जल से डरने वाले, क्योंकि ये अध्रुवीय प्रकृति का हाइड्रोकार्बन चेन है। सिंपल सी बात है। तो ये है जल भीरु हिस्सा, ये है जल स्नेही हिस्सा। तो ये पूरा अणु कैसा हुआ? इसमें दोनों प्रकार के हिस्से हैं। ये पूरा अणु कैसा है? एम्फीपैथिक अणु। सिंपल सी बात याद रखें बच्चों, फॉस्फोलिपिड अणु कैसे होते हैं? एम्फीपैथिक अणु होते हैं। इसके बाद ये देखिए जो हमने बात की, इसका सिंबल ऐसा क्यों बनाया जाता है? इसका लॉजिक आपको पीछे समझ में आना चाहिए। इसके अंदर देखिए हाइड्रोफिलिक हेड भी होता है और हाइड्रोफोबिक टेल भी होती है, इसलिए इसका सिंबल, इसका चिन्ह ऐसा होता है। फॉस्फोलिपिड अणु को हम सिंपल ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये जल भीरु, सॉरी ये जल स्नेही हिस्सा, और ये है जल भीरु पुच्छ, हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल्स। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कैसी होती है? ऐसी होती है। अब देखें आप, अंदर की तरफ है यहां पर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में माध्यम कैसा है? जलीय, जलीय विलयन है वहां पर। तो वहां पर पोलर सॉल्वेंट है H2O। बाहर होता है बाह्य कोशिकीय तरल, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो वहां पर भी माध्यम कैसा है? जलीय। और हम जानते हैं जल कैसा विलायक है? ध्रुवीय प्रकृति का विलायक है। तो आप गौर करें व्यवस्था कैसी है यहां पर फॉस्फोलिपिड अणुओं की। फॉस्फोलिपिड अणुओं का जो जल स्नेही हिस्सा है वो जल की तरफ है। फॉस्फोलिपिड अणुओं का जल स्नेही हिस्सा जल की तरफ है, और ये जो अध्रुवीय पुच्छ होते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में हैं। तो ये संरचना कैसी होती है बच्चों? स्थायी संरचना होती है। ये कोशिका झिल्ली को स्थिरता प्रदान करती है। ठीक है, एक बात और बच्चों, हमने देखा था कि जो तेल होते हैं वो कमरे के ताप पर किस अवस्था में मिलते हैं? द्रव्य। वही लॉजिक यहां पर भी काम आएगा। देखिए ये जो कोशिका झिल्ली है, अभी हमने देखा कोशिका झिल्ली में, देखिए आप, इस अणु में एक वसीय अम्ल कैसा था? असंतृप्त। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले फॉस्फोलिपिड अणुओं में असंतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा जितनी ज्यादा होगी बच्चों, यहां पर उनके बीच बनने वाले फॉस्फोलिपिड जो वंडरवाल बंध है वो कमजोर होंगे। इसका मतलब उनके घूमने की आजादी ज्यादा होगी,
उनके मूवमेंट की आजादी ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे कोशिका झिल्ली की तरलता, फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यानी कि कोशिका झिल्ली की तरलता समानुपाती होती है किसके? असंतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा के। ये जो फॉस्फोलिपिड हैं कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले, इनमें असंतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा यदि ज्यादा है तो कोशिका झिल्ली की तरलता क्या होगी? ज्यादा होगी। सिंपल सी बात। फिर कुछ उदाहरण याद रखने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया लेसिथिन की बात हम कर ही चुके हैं। लेसिथिन में जो नाइट्रोजनी यौगिक होता है वो होता है कोलिन। उसी प्रकार एक और फॉस्फोलिपिड अणु होता है जिसका नाम है सेफालिन। इसके अंदर नाइट्रोजनी यौगिक भिन्न होता है, उसका नाम होता है बच्चों एथेनॉल अमीन। बस ये दो याद रखने हैं आपको। फिर एक और आता है फॉस्फोलिपिड जिसका नाम है स्फिंगोलिपिड या स्फिंगोमाइलिन। आगे आप पढ़ेंगे जो न्यूरॉन्स होते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, वो दो प्रकार की होती है, माइलिनेटेड तथा नॉन माइलिनेटेड, यानी माइलिन आवरण युक्त तथा माइलिन आवरण जिसपे नहीं होता। तो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं बच्चों, उनका माइलिन आवरण में कौन सा फॉस्फोलिपिड पाया जाता है? ये वाला, जिसका नाम है स्फिंगोमाइलिन। सिंपल सी बात, या स्फिंगोलिपिड। तो उदाहरण है, ध्यान रखने हैं आपको। फिर हम आते हैं ग्लाइकोलिपिड पे। ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट। तो वे लिपिड जिनमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिपिड। इनमें क्या क्या होगा बच्चों? एल्कोहल के तौर पर यहां पर एक भिन्न एल्कोहल है जिसका नाम है स्फिंगोसिन, उसके साथ वसीय अम्ल का एक अणु जुड़ा होता है तथा कार्बोहाइड्रेट। सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, ग्लाइको शब्द जहां भी आए, ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट, तो वो वसा जिसमें कार्बोहाइड्रेट हिस्सा भी है, कार्बोहाइड्रेट हिस्सा भी है, उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिपिड। इतनी सी बात। कुछ दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान रखें। एक होता है सेरिब्रोसाइट्स। देखिए क्या होता है, मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है जिसे बोलते हैं हम सेरेब्रम। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। बाहरी हिस्से को बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स और अंदरूनी हिस्से को बोलते हैं सेरिब्रल मेडुला। ठीक है, तो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है बच्चों, उसमें पाया जाता है ग्रे मैटर। ठीक है, जबकि जो ग्रे मैटर भी बोलते हैं उसको, और जबकि जो सेरिब्रल मेडुला है अंदर का पार्ट, उसे बोलते हैं व्हाइट मैटर यानी श्वेत द्रव्य। ये देखिए श्वेत। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि हम सेरिब्रम को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। बाहरी हिस्सा जो है वो ग्रे मैटर, अंदर वाला हिस्सा व्हाइट मैटर यानी श्वेत द्रव्य। उस श्वेत द्रव्य की जो कोशिकाएं होती है बच्चों, उसमें ये वाले ग्लाइकोलिपिड बहुत मात्रा में पाए जाते हैं जिनका नाम क्या है? सेरिब्रोसाइट्स। तो याद रहे आपको उदाहरण कहां कौन सा मिलता है। फिर आते हैं गैंग्लियोसाइट्स। तंत्रिका गुच्छक जो होते हैं, अंग्रेजी में उन्हें बोलते हैं नर्व गैंग्लिया, नर्व गैंग्लिया। तो उसमें ज्यादा क्या पाए जाते हैं? गैंग्लियोसाइट्स। स्प्लीन, प्लीहा में भी ये बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। उदाहरण याद रखना है। अब ग्लाइकोलिपिड की इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें, इनके महत्व की बात करें। कोशिका झिल्ली की जो सतह होती है बच्चों, कोशिका झिल्ली की सतह पर ये जो है भारी मात्रा में पाए जाते हैं, और ये कोशिका, एक कोशिका दूसरी कोशिका को इनके माध्यम से पहचान सकती है। कोशिकाओं को पहचानने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उदाहरण के तौर पे उत्तक निर्माण की प्रक्रिया में, टिश्यू फॉर्मेशन कैसे होता है, टिश्यू क्या होता है, उत्तक क्या होता है, ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी संरचना और कार्य क्या हो, एक समान हो। सरल सी परिभाषा है ना। तो वो वापस में कैसे जुड़ती हैं? इन्हीं जो कोशिका झिल्ली की सतह पर जो ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन, आगे हम पढ़ेंगे ग्लाइकोप्रोटीन भी होते हैं, ये आपस में एक दूसरे को पहचानने में सहायता करते हैं। फिर बात आती है बच्चों व्युत्पन्न लिपिड की, डिराइव्ड लिपिड्स की। ये क्या होते हैं? तो समझे बात को। सरल लिपिड तथा संयुक्त लिपिड के रासायनिक रूपांतरण से, केमिकल मॉडिफिकेशन से बनने वाले लिपिडों को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न लिपिड कहते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है, रासायनिक रूपांतरण से उत्पन्न होते हैं। ये मुख्य रूप से जो है संरचनात्मक तौर पे ये तुलनात्मक जटिल होते हैं। ठीक है, और ये मुख्य तौर पे दो प्रकार के होते हैं, स्टीरॉइड तथा क्रोमोलिपिड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टीरॉइड्स की। ये होते हैं स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स की संरचना में एक बात कॉमन पाई जाती है बच्चों, और वो होता है चार वलय संरचना। आप वलय गिन सकते हैं, है ना, चार रिंग हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, चिपकी हुई हैं, फ्यूज्ड है। 1 2 3 4, ये चार वलय है। तो चार वलय संरचना किसका मुख्य आकर्षक फीचर होगा? स्टीरॉइड लिपिडों का। ठीक है, अब क्रियात्मक समूह के आधार पर इन स्टीरॉइड्स को भी आगे और दो श्रेणियों में बांटा जाता है। कौन कौन से? स्टीरोल तथा स्टीरोन। अब गौर करें बच्चों, ओल, ओल यानी OH समूह। ठीक है, और ओन का मतलब होता है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कीटोन, कीटोन समूह। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह होगा? स्टीरोल में एल्कोहल और स्टीरोन में कीटोन। इतनी सी बात। सबसे पहले हम स्टीरोल की बात करते हैं, और इसका फेमस एग्जांपल है बच्चों कोलेस्टेरॉल। आप देखें कोलेस्टेरॉल के नाम में क्या छुपा हुआ है? स्टीरोल। और ये ओल आपको क्या बता रहा है? इसमें कौन सा समूह है? OH। ये देखें, ये इसकी पूरी संरचना है, इसमें चार वलय संरचना है। ये देखें आप पीछे, ये चार वलय इसमें भी है, कुछ अतिरिक्त समूह भी इसके अंदर प्रेजेंट है। गौर करने वाली बात ये देखें आप,
यहां पर क्या है, OH समूह, तो ये है अल्कोहल है, तो ये स्टीरोल है। सिंपल सी बात। अब एक और बात, ये OH समूह जो छोटा सा है ये तो है ध्रुवीय हिस्सा, पोलर, और ये बाकी बचा हुआ हिस्सा है ना बच्चों पूरा, ये है नॉन पोलर। तो इस अणु में पोलर भी है, नॉन पोलर पार्ट भी है, यानी जल स्नेही हिस्सा भी है और जल भीरू हिस्सा भी है। तो हम कहेंगे कोलेस्ट्रॉल कैसा अणु है बच्चों, एम्फीपैथिक अणु। सिंपल सी बात ध्यान रखें, कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले समस्त लिपिड एम्फीपैथिक अणु होते हैं, फिर चाहे वो फॉस्फोलिपिड हो या ग्लाइकोलिपिड हो या कोलेस्टेरॉल हो। ध्यान रखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट बात थी है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल के और अतिरिक्त क्या क्या रोल हैं। कोलेस्ट्रॉल मस्तिष्क की कोशिकाएं जो है, तंत्रिका उत्तक, एड्रिनल ग्रंथि तथा त्वचा में प्रचुर मात्रा में ये पाए जाते हैं। फिर इन्हें पैतृक स्टेरॉइड कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इनको पैतृक स्टेरॉइड क्यों बोला, क्योंकि कोलेस्टेरॉल के रासायनिक रूपांतरण से अनेकों स्टेरॉइडों का निर्माण किया जा सकता है जंतु शरीर में, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पैतृक स्टेरॉइड। तो ये सारी बात यहां पर लिखी हुई है। अन्य जैविक रूप से सक्रिय स्टेरॉइड कोलेस्ट्रॉल से उत्पन्न होते हैं, उसके रासायनिक रूपांतरण के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए। अब त्वचा में एक इसी का रूपांतरित रूप होता है बच्चों, जिसे बोलते हैं 7D हाइड्रोकोलेस्टेरॉल। तो ये क्या करता है, ये विटामिन डी के संश्लेषण में काम आता है। कैसे, समझिएगा। स्किन यानी त्वचा में होती है सीवेशियस ग्लैंड, ग्रंथियां होती है जो एक चिपचिपा सा वैक्स या मोम जैसा एक पदार्थ सिक्रीट करती हैं, जिसे बोलते हैं यहां पर सीबम। क्या बोलते हैं, सीबम। इसमें होता है 7D हाइड्रोकोलेस्टेरॉल। ये यूवी रेज की प्रेजेंस में पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, कॉलीकैल्सिफेरॉल में, जो कि रासायनिक नाम है किसका, विटामिन डी का। इतनी सी बात। तो विटामिन डी के संश्लेषण में कोलेस्टेरॉल की भूमिका है, यह समझ में आ गया होगा। कोलेस्टेरॉल बच्चों हमारी बॉडी में उपयोगी रोल भी प्ले करता है, जैसे कोशिका झिल्ली की तरलता को नियंत्रित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोलेस्टेरॉल, एक। दूसरा, हमने देखा विटामिन डी के संश्लेषण में अपनी भूमिका निभाता है। यह हमारे लिए समस्या तभी बनता है जब इसकी क्या होती है, अधिकता। आपने कहावत सुनी होगी, अति सर्वत्र वर्जियेत, यानी अति हर चीज की खराब होती है। कोलेस्ट्रॉल की भी अति होने पर यह खराब है। अगर ये एक नियंत्रित मात्रा में रहे तो उसके अपने जंतु शरीर में उपयोग भी है, जैसे कि विटामिन डी के संश्लेषण में इसकी भूमिका। ठीक है बच्चों। अब कोलेस्ट्रॉल को जीव विज्ञान का सर्वाधिक सुसज्जित सूक्ष्म अणु कहते हैं। क्यों, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से संबंधित शोध कार्य के लिए अनेकों वैज्ञानिकों को अभी तक नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, 6 से ज्यादा वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिल चुका है इसमें, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान का सर्वाधिक सुसज्जित सूक्ष्म अणु। सूक्ष्म अणु इसलिए कि उसका जो आणविक भार होता है वो 1000 डाल्टन से कम होता है। तो ऐसे अणु जिनका आणविक भार 1000 डाल्टन से कम होता है उसे हम बोलते हैं सूक्ष्म अणु। इतनी सी बात है। फिर इसके बाद आता है स्टीरोन। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनमें क्रियात्मक समूह क्या होगा, कीटोन, कीटोनिक स्टीरॉइड होते हैं। उदाहरण के तौर पे जो लिंग हार्मोन होते हैं, सेक्स हार्मोन्स, वो हो जाएंगे मेल में, पुरुषों में होता है टेस्टोस्टेरोन, जबकि मादाओं में होता है प्रोजेस्टेरोन। तो ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। आप देखें इनमें भी ओन है पीछे, ओन क्या बता रहा है, स्टीरोन वर्ड छुपा हुआ है यहां पर। ठीक है, तो ये स्टीरोन का उदाहरण है, आसानी से याद रखे जा सकते हैं। फिर एक और उदाहरण है एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स। ये क्या होते हैं बच्चों, किडनी ऐसी होती है, ठीक है, बीन शेप्ड। इसके ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है यहां पर, इसके ऊपर, जिसे बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्रंथि। अब इसको 2 हिस्सों में काटा जाए, अगर इस एड्रिनल ग्रंथि को हम यहां पर 2 हिस्सों में काटें, तो 2 हिस्सों में काटने पर इसके 2 हिस्से कर सकते हैं मैं। एक है पेरिफेरल, बाहर का हिस्सा, और एक अंदर का हिस्सा। बाहर के हिस्से को बोलते हैं बच्चों कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। ठीक है, अंदर वाले को बोलते हैं मेडुला, मेडुला। सिंपल। तो जो एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी हिस्सा है, कॉर्टेक्स वाला हिस्सा, उसकी कोशिकाएं स्टीरॉयड हार्मोन जो बनाती हैं और सीक्रेट करती हैं, उनको नाम दे दिया एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स। ये इतना बताया गया इसलिए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। एड्रीनो यानी एड्रिनल ग्रंथि, कॉर्टेक्स यानी कॉर्टेक्स पार्ट की कोशिकाएं जो स्टीरॉयड हार्मोन बनाती हैं और स्त्रावण करती हैं, उन्हें बोल दिया एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स। सिंपल सी बात। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आता है क्रोमोलिपिड्स। क्रोमोलिपिड्स क्या होते हैं, हमने आपको बताया था, याद कीजिए। सामान्यतः लिपिड बहुलक नहीं बनाते, लेकिन एक श्रेणी है अपवाद स्वरूप, और क्या है, क्रोमोलिपिड्स। क्रोमोलिपिड्स बारंबार कौन सी इकाइयों के बने होते हैं, आइसोप्रीन इकाइयों के बने होते हैं। इन्हें टर्पीन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका एकलक क्या है, आइसोप्रीन। मोनोमर क्या है, आइसोप्रीन। ठीक है, उदाहरण इसका हो जाएगा बीटा कैरोटीन, गाजर में जो पाया जाता है। बचपन से सुनते आ रहे हैं गाजर खाने से आंखों की रोशनी बनी रहती है, क्योंकि जब हमारे शरीर को बीटा कैरोटीन मिलता है तो हमारी बॉडी में वो एंजाइम है बच्चों जो बीटा कैरोटीन को किस में कन्वर्ट कर सकता है, विटामिन ए में। सिंपल सी बात। और बीटा कैरोटीन किसका उदाहरण है, क्रोमोलिपिड्स का, याद रखिएगा। और ये किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन इकाइयों का बहुलक होता है।
जीव द्रव्य के सर्वाधिक जटिल होते हैं क्रोमोलिपिड्स। लिपिड्स के डिस्कशन के बाद बच्चों अब हम आते हैं जैव अणुओं की तीसरी श्रेणी पर, और वो है प्रोटीन। तो बच्चों सबसे पहली बात, प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के एक शब्द से, ग्रीक यानी यूनानी भाषा के एक शब्द से आया है, और वो है प्रोटियोस, जिसका अर्थ होता है प्रथम स्थान रखने वाले। किस दृष्टि से? महत्व की दृष्टि से या उपयोगिता की दृष्टि से प्रथम स्थान रखने वाले। तो बच्चों प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। उदाहरण के तौर पे अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं, अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं, और एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का काम। दूसरा एक और उदाहरण ले, हीमोग्लोबिन फॉर एग्जांपल। हमारे रक्त में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट या परिवहन का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन, जो कि एक प्रोटीन है। इंसुलिन जो कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, वो क्या है? एक प्रोटीन है। एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का अभिन्न अंग है, वो क्या है? प्रोटीन है। तो बच्चों बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं, इसलिए ये शब्द आया है प्रोटीन। ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। आगे बढ़ते हैं। और एक दूसरी बात कि तत्व कौन कौन से, प्रोटीन कौन कौन से तत्वों से मिलकर बने, अगर हम बात करें तो इनमें अनिवार्य रूप से सभी प्रोटीनों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ये चार तत्व अनिवार्य रूप से सभी में पाए जाते हैं। अधिकांश प्रोटीनों में एक और तत्व पाया जाता है, वो है सल्फर। और कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जिनमें आयोडीन या आयरन, Fe या फास्फोरस जैसे तत्व भी पाए जा सकते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको। फिर अगर बात की जाए तो प्रोटीन जंतु औसतन अगर हम बात करें कोशिकाओं में 10 से 15% किसका भार होता है? प्रोटीन का। ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक कौन सा है? जल। आपसे पूछा जाए कोशिकाओं में मिलने वाला, सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला यौगिक कौन सा है? जल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कोशिकाओं में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तब आपको कहना चाहिए प्रोटीन। कितना? 10 से 15%। एनसीईआरटी का डेटा है, ध्यान रखें। फिर प्रोटीन जो है अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, यानी अमीनो अम्लों की लंबी श्रृंखला हम कह सकते हैं सरल सी भाषा में। क्या होता है? प्रोटीन। सिंपल। ठीक है। फिर अमीनो अम्लों के बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब सिंपल क्या होता है बच्चों? जैसे ईंटों से मिलकर के किसी दीवार का निर्माण होता है, उसी प्रकार से अमीनो अम्लों से मिलकर के किसका निर्माण होता है? प्रोटीन होगा। तो अमीनो अम्ल उसके क्या हुए? बिल्डिंग ब्लॉक्स। सिंपल, यानी उसके बुनियादी घटक। फिर अमीनो अम्ल जो प्रोटीनों का निर्माण करते हैं वो बच्चों 20 प्रकार के होते हैं। अब क्योंकि ये प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर के बने होते हैं, तो ये सर्वाधिक विविधता दर्शाने वाले बहुलक हैं या जैव अणु हैं। बात को समझना होगा बच्चों। हमने सेलुलोज की बात की थी, किसका बहुलक होता है? बीटा ग्लूकोज। केवल एक ही प्रकार का एकलक है उसमें। हमने स्टार्च की बात की थी, किसका बहुलक है? अल्फा ग्लूकोज का। एक ही प्रकार का एकलक है उसमें। लेकिन प्रोटीन 20 प्रकार के मोनोमर्स यानी एकलकों से मिलकर के बने हैं, जिनको कई अलग अलग अनुक्रम में हम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो सर्वाधिक विविधता दर्शाने वाले जैव अणु कौन से होते हैं बच्चों? प्रोटीन होते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर बात की जाए तो ये जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, इनको जंतु शरीर के लिए, जंतुओं के लिए ये आवश्यक है, इनका जंतु शरीर में इनका निर्माण होता है या नहीं, इस आधार पर इनको दो श्रेणियों में बांटा जाता है, आवश्यक तथा अनावश्यक। क्या होते हैं? समझिए बात को। जो आवश्यक या अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं वो वे हैं जिनका जंतु शरीर में निर्माण नहीं होता, क्योंकि उसे बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो जंतु शरीर में पाया ही नहीं जाता। इसलिए हमें उसे भोजन के माध्यम से बाहर से प्राप्त करना पड़ेगा। इन्हें बोलते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल या अनिवार्य अमीनो अम्ल। तो 20 में से 10 ऐसे होते हैं जो आवश्यक होते हैं हमारे लिए, क्योंकि जंतु शरीर में उसका निर्माण नहीं होता, जबकि 10 ऐसे होते हैं जिनका जंतु शरीर में निर्माण होता है, तो उसे हमने क्या बोल दिया? अनिवार्य या यूं कहें अनावश्यक। सिंपल। ये एग्जांपल्स हैं जो आपको याद करने हैं। इसे याद करने का एक सरल तरीका अभी बताएंगे आपको, लेकिन इसका बेसिस हम समझ लेते हैं। एक स्पेसिफिक एग्जांपल से, एक विशिष्ट उदाहरण से आप इस बात को समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। देखिए बच्चों, एक अमीनो अम्ल है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन। ये हमारे लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण करने वाला एंजाइम जंतुओं के शरीर में नहीं होता, जंतुओं के शरीर में नहीं होता। जबकि फिनाइल एलानिन को एक दूसरे अमीनो अम्ल जिसका नाम क्या है? टायरोसिन। फिनाइल एलानिन को टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए एक एंजाइम जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम जंतुओं के शरीर में पाया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ बच्चों कि अगर हमें यह मिल जाए भोजन के माध्यम से, तो हमारा शरीर यह बना सकता है। तो टायरोसिन हमारे लिए कैसा अमीनो अम्ल हुआ? अनावश्यक। जबकि फिनाइल एलानिन हमारे लिए कैसा अमीनो अम्ल हुआ? आवश्यक। सिंपल सी बात। इस एग्जांपल से आप इस बात को कॉन्सेप्चुअली याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद बच्चों
दो ऐसे होते हैं, दो आवश्यक अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो कुछ मात्रा में हमारे शरीर में बनते हैं, कुछ मात्रा में हमारे शरीर में बनते हैं, है ना, लेकिन वो मात्रा पर्याप्त नहीं है, तो कुछ मात्रा में इनका भोजन में भी होना आवश्यक है। तो कई बार इनको बोल दिया जाता है अर्ध अनिवार्य अमीनो अम्ल, और ये होते हैं आर्जिनिन तथा हिस्टिडीन। ठीक है, आप सिंपल ध्यान रखें, एनसीईआरटी ने आपको ऐसा कुछ नहीं दिया, एनसीईआरटी ने सिंपल बोला 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक, तो आपको 10 आवश्यक याद रखने हैं, और इसे याद करने का एक सरल तरीका यह है बच्चों, ये है 10 अनिवार्य अमीनो अम्ल, और इसे याद करने का एक सिंपल तरीका है, अंग्रेजी का एक सरल सा वाक्य है जो आप आसानी से याद रख सकते हैं, अ लिटिल हेल्प इन लर्निंग दीज मॉलिक्यूल्स प्रूव्स ट्रूली वैल्यूएबल, यानी इन अणुओं को याद करने में छोटी सी मदद काफी कारगर साबित होती है। इसका अर्थ यह है हिंदी में, ये सेंटेंस आपको इजीली याद हो जाएगा। अब ये जो सारे अक्षर हैं इनका पहला, ये जो सारे वर्ड्स हैं, शब्द हैं, इनका पहला अक्षर आपको लेना है। तो ए का मतलब हो गया आर्जिनिन, ए से आर्जिनिन, एल लाइसिन, एच हिस्टिडीन, आई आइसोल्यूसिन, एल ल्यूसिन, टी थ्रियोनिन, एम मिथियोनिन, पी फिनाइलएलानिन, टी ट्रिप्टोफैन और फिर वी वैलिन। तो बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो बाकी के जो भी है वो सब क्या है, अनावश्यक। तो आपसे एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल कि निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल जो है वो आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो 4 ऑप्शंस दे दिए, एक दे दिया मिथ्योनिन, फिनाइलएलानिन, फिर दे दिया थ्रियोनिन और एक दे दिया सिस्टीन। तो आपको अगर ये 10 याद है तो आप बड़ी आसानी से पहचान लेंगे सिस्टीन आवश्यक नहीं है, सिंपल सी बात। इसके बाद बच्चों हम आते हैं जंतुओं में, या यूं कहें जीवों में, पादपों तथा जंतु दोनों में। जीवों में 300 से अधिक प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कितने प्रकार के, 300 से अधिक प्रकार के, ठीक है। लेकिन प्रोटीनों के निर्माण में, प्रोटीन क्या होता है, अमीनो अम्लों के बहुलक, प्रोटीनों के निर्माण में केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल काम आते हैं। तो बच्चों वे 20 अमीनो अम्ल जो प्रोटीन के निर्माण में काम आते हैं उन्हें तो क्या बोला, प्रोटीन अमीनो अम्ल, और जो प्रोटीन के निर्माण में काम नहीं आते उन शेष सभी अमीनो अम्लों को क्या बोला बच्चों, गैर प्रोटीन अमीनो अम्ल, क्योंकि वो प्रोटीन बनाने में काम नहीं आते, सिंपल सी बात। अब जो प्रोटीन बनाने में काम आने वाले अमीनो अम्ल होते हैं बच्चों, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, अल्फा अमीनो अम्ल। क्या मतलब है अल्फा अमीनो अम्ल का, समझते हैं इस बात को, इस चित्र के माध्यम से बड़ा आसानी से समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहां पर क्या होता है, यह है कार्बोक्सिलिक समूह। अब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कार्बोक्सिलिक समूह के साथ जो कार्बन सीधा जुड़ा होता है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। अब अगर इसी अल्फा कार्बन के साथ एक अमीनो समूह जुड़ा हो तो उसे बोल देते हैं अल्फा अमीनो अम्ल। बहुत सिंपल सी बात। देखिए अमीनो अम्ल का एक मतलब यह बच्चों, ऐसा अणु जिसमें अमीनो समूह भी हो और जिसमें अम्लीय समूह, कौन सा अम्लीय, कार्बोक्सिलिक अम्लीय समूह भी हो, तो उसे बोलते हैं अमीनो अम्ल, ठीक है। और अल्फा अमीनो अम्ल कौन सा है, वो जिसमें अमीनो समूह किस कार्बन से जुड़ा हो, सीधे अल्फा कार्बन से जुड़ा हो। इतनी सिंपल सी बात, ठीक है बच्चों। अब आप देखें, हम सभी जानते हैं कार्बन की वैलेंसी यानी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। ये कार्बन, ये इसकी 4 संयोजकता। एक यहां पर जुड़ा है कार्बोक्सिलिक समूह, दूसरा जुड़ा है अमीनो समूह, तीसरे पर है हाइड्रोजन और चौथे पर है आर, जिसे बोलते हैं भिन्नता समूह या वेरिएबल साइड चेन, वेरिएबल ग्रुप या हिंदी में भिन्नता समूह, जिसकी वजह से एक अमीनो अम्ल दूसरे से क्या होगा, भिन्न होगा। सिंपल सी बात, ठीक है बच्चों। अब ये सारी बात जो हमने डिस्कस की वो यहां पर लिखी हुई है। एक बात और, इसी बात को हम ऐसे भी देख सकते हैं, आप सभी को मेथेन का फॉर्मूला पता है बच्चों, अमीनो अम्लों को प्रतिस्थापित मेथेन भी कहते हैं। क्यों, आप सभी को मेथेन का फॉर्मूला पता है, CH4, ठीक है। अब इसमें हम इस हाइड्रोजन को, इसको और इसको अगर 3 अलग अलग समूहों से इसको प्रतिस्थापित कर दें, यहां पर COOH, यहां पर NH2, ये H को रहने देते हैं और यहां पर हमने लिख दिया R समूह, तो देखिए यहां बच्चों अमीनो अम्ल बन गया ना। तो हमने क्या किया, मेथेन में हमने 3 हाइड्रोजन समूह का क्या कर दिया, प्रतिस्थापन, उसको हटा करके दूसरा लगा दिया। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, एनसीईआरटी का लाइन है, क्या कह सकते हैं कि अमीनो अम्ल प्रतिस्थापित मेथेन होते हैं। सिंपल सी बात। इसके बाद बच्चों महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी प्रोटीन अमीनो अम्ल अल्फा अमीनो अम्ल होते हैं, यानी प्रोटीन बनाने वाले जितने भी सभी अम्ल हैं वो कैसे हैं, अल्फा अमीनो अम्ल। लेकिन सभी अल्फा अमीनो अम्ल प्रोटीन अमीनो अम्ल नहीं होते, क्योंकि सभी अल्फा अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाने में काम नहीं आते। उदाहरण के तौर पर ऑर्निथिन तथा सिट्रुलिन नाम के भी अल्फा अमीनो अम्ल होते हैं, किंतु ये प्रोटीन बनाने में काम नहीं आते। तो हम कह सकते हैं सभी प्रोटीन अमीनो अम्ल अल्फा अमीनो अम्ल होते हैं, लेकिन सभी अल्फा अमीनो अम्ल प्रोटीन अमीनो अम्ल नहीं होते हैं। बच्चों प्रोटीन
में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल आर समूह के आधार पर एक दूसरे से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ अमीनो अम्लों के संरचनाओं पर नजर डालेंगे कि उसमें आर ग्रुप क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लाइसिन अमीनो अम्ल में आर समूह होता है H, एक हाइड्रोजन परमाणु। एलानिन में होता है मिथाइल समूह, जबकि सीरीन में होता है हाइड्रोक्सी मिथाइल समूह। इसे कहते हैं CH2OH को कहते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल समूह। OH हाइड्रोक्सी समूह है, तो CH2OH को बोल दिया हाइड्रोक्सी मिथाइल समूह। देखिए आप, ये आर समूह क्या है, सब में भिन्न। ये समूह जो आप पूरा देख रहे हैं, ये सब में क्या है, सेम। ये सब में क्या होगा, सेम। ये सब में क्या है, कॉमन, एक समान। आर समूह भिन्न है। तो अब एक बात और समझनी है आपको, अमीनो अम्लों की जो भौतिक व रासायनिक गुण होते हैं बच्चों, वो मुख्य तौर पर कौन कौन से समूहों की वजह से होते हैं। एक ये कार्बोक्सिलिक समूह, दूसरा ये अमीनो समूह, और तीसरा ये आर समूह। ठीक है, एक बात और बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लाल घेरे के अंदर जो है वो सब में एक समान है। तो अब ध्यान से सुनना है आपको। ये लाइन तो आपके एनसीईआरटी बुक का है। अगली लाइन जो मैं बोल रहा हूं वो आपको ध्यान से सुनना है। वो ये, इनके इन भिन्न भिन्न अमीनो अम्लों के रासायनिक व भौतिक लक्षणों में या गुणों में जो भिन्नता होगी, जो अंतर होगा, वो किस वजह से होगा, तो वो उसी समूह के आधार पर होगा ना, जिसकी वजह से ये आपस में क्या है, भिन्न है। और वो कौन सा समूह है, आर समूह। तो ध्यान से याद रखिएगा, अमीनो अम्लों के भौतिक व रासायनिक गुण मुख्यतः अमीनो, कार्बोक्सिलिक व आर क्रियात्मक समूह पर निर्भर हैं। ठीक है, लेकिन अमीनो अम्लों के भौतिक व रासायनिक गुणों में अंतर उनके आर समूह पर निर्भर करता है, क्योंकि उनमें सिर्फ किस बात का अंतर है, आर समूह का ही अंतर है। आइए अब अमीनो अम्लों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। अमीनो अम्लों के वर्गीकरण की बात करें तो इस आर समूह के आधार पर इनको 3 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं कि आर समूह में अगर कोई अम्लीय समूह है तो उसे हम कह देंगे अम्लीय अमीनो अम्ल। आर समूह में यदि कोई क्षारीय समूह है जैसे NH2 तो उसे हम कह देंगे क्षारीय अमीनो अम्ल। और उसमें ना तो अम्लीय समूह है आर समूह में और ना ही क्षारीय है, तो उसे हम क्या कह देंगे, उदासीन अमीनो अम्ल। सिंपल। ठीक है, तो आइए हम एग्जांपल लेते हैं 1 by 1। सबसे पहले एसिडिक अमीनो एसिड, अम्लीय अमीनो अम्ल, इन्हें कहते हैं बच्चों मोनो अमीनो डाई कार्बोक्सिलिक अमीनो अम्ल। मोनो यानी एक अमीनो समूह होगा, और डाई यानी दो कार्बोक्सिलिक समूह होंगे। एक अमीनो समूह होगा और 2 कार्बोक्सिलिक समूह होंगे। और जब ये आयनित होंगे, जब ये आयनाइज्ड होंगे, ये अपना H+ डोनेट करेगा, क्योंकि एसिडिक ग्रुप है और ये बेसिक ग्रुप है, तो ये एक H+ एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब आप देखें, 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, तो यहां पर कुल आवेश कितना हुआ बच्चों, देखें यहां पर 1 पॉजिटिव और ये 2 नेगेटिव, तो नेट आवेश हुआ, इस पर परिणामी आवेश होगा -1। यानी ऐसे अम्लीय प्रकृति के अमीनो अम्ल, उदाहरण ग्लूटामिक अम्ल तथा एस्पार्टिक अम्ल, ये कोशिका में जो कि पीएच होता है लगभग 7 के बराबर, उस पीएच पर ये किस रूप में मिलेंगे, ऋणावेशित यानी ऋणायन के रूप में मिलेंगे। इसके बाद अगला आता है क्षारीय अमीनो अम्ल, उदाहरण हो जाएंगे लाइसिन, अर्जिनिन तथा हिस्टिडीन। इनमें क्या होता है, देखो इनको क्या बोलते हैं, डाई अमीनो। डाई यानी दो अमीनो समूह तथा मोनो कार्बोक्सिलिक यानी एक कार्बोक्सिलिक समूह इसमें होगा। ठीक है, 2 अमीनो और 1 कार्बोक्सिलिक। जब ये आयनित होंगे तो यहां पर होगा धनावेश और यहां होगा ऋणावेश। अब आप देखें, 2 प्लस है और 1 माइनस है, तो परिणामी आवेश कितना हुआ इस पर, +1। यानी क्षारीय अमीनो अम्ल पीएच 7 पर, या कोशिका में पीएच लगभग 7 के बराबर ही होता है, तो कोशिका में यह मुख्य तौर पर किस रूप में मिलेंगे, धनावेशित रूप में, यानी धनायन के रूप में, कैटायन के रूप में। इसके बाद तीसरी श्रेणी आती है बच्चों यहां पर उदासीन अमीनो अम्लों की। कुल जो 20 प्रोटीन अमीनो अम्ल होते हैं, 2 तो होते हैं अम्लीय एस्पार्टिक अम्ल तथा ग्लूटामिक अम्ल, 3 होते हैं क्षारीय लाइसिन, अर्जिनिन तथा हिस्टिडीन, और बाकी बचे 15 होते हैं बच्चों उदासीन अमीनो अम्ल। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे शेष 15 अमीनो अम्ल, इनके संरचना में इन्हें बोलते हैं मोनो अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक, यानी कि इनमें एक ही अमीनो समूह होता है तथा एक ही कार्बोक्सिलिक समूह होता है। क्यों, क्योंकि इनके आर समूह में कोई भी, इनके ध्यान से सुनना है, क्योंकि इनके आर समूह में कोई भी अमीनो समूह या कार्बोक्सिलिक समूह नहीं होता है। सिंपल सी बात। तो एक अमीनो, एक कार्बोक्सिलिक, और जब ये आयनित होंगे तो इस रूप में होंगे। नेट चार्ज कितना देखो बच्चों, +1 -1, नेट चार्ज कितना है, 0, परिणामी आवेश कितना है, 0। बस, तो ये होते हैं 15 अमीनो अम्ल। अब बच्चों हम आते हैं अमीनो अम्लों की रासायनिक प्रकृति पर। हमने देखा कि जो अमीनो अम्ल होते हैं इनमें एक क्षारीय समूह भी होता है, NH2 अमीनो समूह एक क्षारीय प्रकृति का समूह है, क्योंकि ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है।
जबकि कार्बोक्सिलिक समूह COOH ये एक अम्लीय समूह है क्योंकि ये H+ को डोनेट कर सकता है। तो ऐसे अणु जिनमें अम्लीय प्रकृति का समूह भी हो और क्षारीय प्रकृति का समूह भी हो, ऐसे अणु या यौगिक कहलाते हैं एम्फोटेरिक। क्या कहलाते हैं बच्चों? एम्फोटेरिक। तो याद रखिएगा सभी अमीनो अम्ल कैसे यौगिक होते हैं? एम्फोटेरिक यौगिक होते हैं। ये अम्लीय प्रकृति भी दर्शा सकते हैं और क्षारीय प्रकृति भी दर्शा सकते हैं। यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि जलीय माध्यम का, जलीय विलयन का पीएच कितना है। जलीय विलयन का पीएच कितना है। तो ध्यान से सुने, अमीनो अम्लों की आयनिक संरचना किस पर निर्भर करती है? माध्यम के पीएच पर निर्भर करती है। एक ऐसा पीएच होता है बच्चों जिस पर कोई भी अमीनो अम्ल ज्विटर आयन के रूप में मिलता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए, सर ये ज्विटर आयन क्या होता है? पहली बार सुन रहे हैं, ज्विटर आयन क्या होता है? तो सुने ध्यान से, एक ऐसा आयन जिस पर धनावेश भी हो और ऋणावेश भी हो, लेकिन दोनों समान मात्रा में हो, यानी कि उस पर नेट चार्ज कितना होगा, परिणामी आवेश कितना होगा, शून्य होगा, 0 होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आप यहां पर एक माइनस है और एक प्लस है, यह है ज्विटर आयन। ठीक है, ये अमीनो अम्लों का एक जनरलाइज स्ट्रक्चर है, सामान्य संरचना उनकी दर्शा रखी है। अब अगर मान लीजिए हम बाहर से कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम बाहर से HCl स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं टेस्ट ट्यूब में, प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में एक छोटा सा प्रयोग करने जा रहे हैं। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया है? इस अमीनो अम्ल का जलीय विलयन लिया। बाहर से हमने क्या ऐड किया? एसिड ऐड किया। तो एसिड ऐड करेंगे तो पीएच क्या होगा? कम। एसिड ऐड करने पर पीएच क्या होगा? कम। पीएच कम यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी बच्चों, तो ये जो समूह है CO- ये H+ को ग्रहण कर लेगा। जब ये H+ ग्रहण कर लेगा, यहां H+ जुड़ जाएगा, तो बच्चों देखो ये समूह जो है वो किस रूप में बदल जाएगा? COOH। यानी कि अब इस अणु पर परिणामी आवेश कितना होगा बच्चों? देखो एक ही चार्ज है, +1, यानी कि ये किस रूप में मिलेगा? धनायन के रूप में। ऐसा कब हुआ? जब हमने इसका पीएच किया, क्या जलीय विलयन का पीएच हमने क्या किया? कम किया। बाहर से क्या ऐड करके? स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल ऐड करके हमने इसका पीएच क्या किया? कम। और वह पीएच बच्चों जिस पर कोई अमीनो अम्ल ज्विटर आयन के रूप में मिलता है, आगे हम देखेंगे, उसे कहते हैं, ये देखिए, उसे कहते हैं समवैद्युतिक बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों? समवैद्युतिक बिंदु, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। यानी वह पीएच जब उस पर सम यानी समान, वैद्युत यानी चार्ज, समान आवेश हो, जितना धनावेश उतना ही क्या हो? ऋणावेश, यानी परिणामी आवेश कितना हो? 0 हो। यानी वो किस रूप में मिले? ज्विटर आयन के रूप में मिले। उस पीएच को कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। तो ये आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर इस रूप में है। अगर हम बाहर से एसिड ऐड करके जलीय विलयन का पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पीएच से, समवैद्युतिक बिंदु से कम कर देते हैं, तो वो किस रूप में मिलेगा? धनायन के रूप में। और इसका उल्टा, अगर हम बाहर से एक प्रबल क्षार ऐड करके, जैसे कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें, तो पीएच क्या होगा? बढ़ेगा। पीएच बढ़ेगा का मतलब ये हुआ बच्चों, उसमें OH आयन की, OH हाइड्रोक्साइड आयन, OH- की सांद्रता क्या होगी? ज्यादा। तो ये अणु, इसकी प्रकृति ये क्या करेगा? H+ का क्या करेगा? दान, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो जब ये H+ का दान यहां से कर देगा, तो यहां पर पीछे क्या बचेगा बच्चों? NH2, और ये CO- एज इट इज रहेगा। तो देखिए आप, नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज कितना होगा? -1, यानी कि ये कौन से आयन के रूप में मिलेगा? ऋणायन के रूप में। तो सार क्या निकला बच्चों? सार इतना सा निकला कि कोई भी अमीनो अम्ल अपने समवैद्युतिक बिंदु पर किस रूप में मिलेगा? ज्विटर आयन। पीएच अगर उसके समवैद्युतिक बिंदु से कम है तो धनायन, और ज्यादा है तो ऋणायन। बस इतना सा सार है, याद रखिएगा। ये परिभाषा ध्यान रखनी है आपको। क्या होता है समवैद्युतिक बिंदु? पीएच का वह मान जिस पर अमीनो अम्ल पर धनावेश व ऋणावेश समान मात्रा में होते हैं, यानी कि परिणामी आवेश कितना होगा? 0, 0। ठीक है, और इस आयन को हम क्या कहते हैं? ज्विटर आयन। सिंपल सी बात। समवैद्युतिक बिंदु पीएच का वह मान है जिस पर कोई अमीनो अम्ल न तो कैथोड की तरफ गति करेगा और न ही एनोड की तरफ गति करेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है बच्चों, यहां पर ज्विटर आयन पर नेट चार्ज कितना है? 0। तो न तो वो कैथोड छड़ की तरफ जाएगा और न ही वो एनोड छड़ की तरफ जाएगा। सिंपल सी बात। तो याद रखिएगा। अब एक निष्कर्ष की बात करें, अगर हम यहां से आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं नीट एग्जाम में, तो ध्यान से सुने। अमीनो अम्लों का प्रकार हमने 3 श्रेणियों में बांटा था अमीनो अम्लों को, अम्लीय, उदासीन तथा क्षारीय। जो अम्लीय प्रकृति का अमीनो अम्ल होते हैं 2 ही होते हैं,
एस्पार्टिक अम्ल तथा ग्लूटामिक अम्ल, इनका समवैद्युतिक बिंदु होता है बच्चों लगभग 4 के बराबर। ऐसे याद रखना है, लगभग कितना होता है? 4 के बराबर। ये सब प्रायोगिक तौर पे एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया है। उदासीन अमीनो अम्ल जैसे कि ग्लाइसिन, इनका होता है पीएच 7 के बराबर लगभग। और क्षारीय अमीनो अम्ल जैसे कि लाइसिन, आर्जिनिन तथा हिस्टिडिन, इनका होता है लगभग कितना बराबर? 10 के बराबर। ठीक है, तो अब देखें आप यहां पर, यदि जलीय विलयन का पीएच हमने जो पढ़ा था वही लिखा हुआ है यहां पे सारा, है ना। अमीनो अम्ल के समवैद्युतिक बिंदु से अधिक है तो अमीनो अम्ल किस रूप में मिलेगा? ऋणायन के रूप में। और यदि कम है तो किस रूप में मिलेगा? धनायन के रूप में। आइए इसी बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं जो एम्स 2015 में पूछा गया बच्चों। देखिएगा ये क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से अमीनो अम्लों के किस युग्म में पीएच 7 पर धनावेश होगा? लगाओ दिमाग, किस अमीनो अम्ल के युग्म पर? जोड़े दे रखे हैं यहां पर, दो है ना, अमीनो अम्लों के जोड़े बनाए गए हैं। किस युग्म पर पीएच 7 पर क्या होगा? धनावेश पूछा है। तो लगाओ बच्चों दिमाग, धनावेश किस पर होगा? उस पर वही धनावेश होगा ना जिसके लिए पीएच 7 क्या होगा? उसके समवैद्युतिक बिंदु से कम। उस पर धनावेश होगा जिसके लिए पीएच 7 क्या होगा? उसके समवैद्युतिक बिंदु से कम, यानी कि उसका समवैद्युतिक बिंदु क्या है? 7 से ज्यादा। तो ऐसे कौन से होते हैं बच्चों? अभी हमने टेबल देखी, ये देखिए 7 से ज्यादा किसका समवैद्युतिक बिंदु है? क्षारीय अमीनो अम्ल। तो सीधे सीधे बोले इस प्रश्न में आपसे अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली यही पूछा गया है कि इनमें से क्षारीय अमीनो अम्लों का जोड़ा कौन सा है। बहुत आसान हो गया बच्चों, ढूंढिए क्षारीय अमीनो अम्ल। ASP यानी एस्पार्टिक एसिड, GLU यानी ग्लूटामिक एसिड, ये तो अम्लीय हो गए। दूसरा LYS यानी लाइसिन, और ARG यानी आर्जिनिन। ये 3 लेटर कोड है सबके। तो बच्चों यही है क्षारीय अमीनो अम्लों का समूह। तो ये आंसर हो जाएगा। ग्लाइसिन उदासीन है, एलानिन भी उदासीन है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। एस्पार्टिक एसिड अम्लीय है और ग्लाइसिन उदासीन है, तो ये वह जोड़ा है जिसमें दोनों ही क्या है? क्षारीय अमीनो अम्ल। इसी प्रश्न को बच्चों ऐसे भी पलटा जा सकता है, आपका दिमाग काम करना चाहिए, अपनी तरफ से थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करें। कैसे और पूछ सकता था एग्जामिनर, निम्न में से अमीनो अम्लों के किस युग्म में पीएच 7 पर धनावेश की जगह अगर लिखा होता बच्चों ऋणावेश, क्या लिखा होता? ऋणावेश। तो इसका मतलब फिर आपको वो ढूंढना है जो किसका जोड़ा है? अम्लीय अमीनो अम्लों का जोड़ा है। और तब फिर आंसर क्या हो जाता? अगर यहां ऋणावेश लिखा होता तो आंसर होता बच्चों ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड कैसे हैं? अम्लीय अमीनो अम्ल।